तो भाई शुरू करेंगे हम पैथोलॉजी में। क्या करेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस शुरू करेंगे। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें आर्टेरियल वॉल में क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, हार्डिडिटी आ जाती है और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है। तो मान लिया अगर मेरा ल्यूमन था तो यहाँ पे कुछ प्लेग विल एकदम जाता है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक पार्ट है। और साथ में जो वॉल है यहाँ पे इलास्टिसिटी चली जाती है, इसकी वजह से हार्ड हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं सेनाइल। सेनाइल मतलब ओल्ड एज में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है, वो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा में होती है। इंटीमा अंदर वाली, मीडिया थोड़ी बीच वाली। ठीक है, तो जो हम मेन टॉपिक तो खैर एथेरोस्क्लेरोसिस ही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटीमा में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। इसके बाद क्या हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि एज बूढ़ी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो स्ट्रेस की वजह से वेसल ये हो जाता है, थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है। फिर आते हैं हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि 3 टाइप होते हैं, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और नेक्रोटिक आर्टेरियोलाइटिस। ठीक है, तो हाइलिन में क्या होगा, मेरा हाइलिन प्रोटीन जम जाएगा। ठीक है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ हाइलिन प्रोटीन। हाइपरप्लास्टिक में क्या होगा, हाइपरप्लास्टिक में एबनॉर्मल लेयर बन जाएगी मेरी स्मूथ मसल सेल की। ठीक है, और नेक्रोटाइजिंग में नेक्रोसिस हो जाएगा, और आइटिस आ रहा है तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्लड वेसल का। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो अफेक्टेड होती है मेरी छोटी आर्टरीज अफेक्ट होती हैं और साथ में आर्टरियोल्स अफेक्ट होती हैं हाइपरटेंसिव में। ठीक है, आर अफेक्टेड, जिनकी वजह से उनमें इस्चीमिक इंजरी भी हो सकती है। फिर आते हैं मेरा मॉन्कबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसका क्या बोलते हैं, मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। ठीक है, मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, मेरा कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है कैल्शियम डिपोजिशन, यहाँ पे हो जाता है मस्कुलर आर्टरीज में। ठीक है, और ये बूढ़े लोगों में होता है। ठीक है, जैसे मेरा सेनाइल बूढ़ों में हो रहा था, कौन सा, सेनाइल वाला, इसी तरह से मेरा मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस भी हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, फिर आते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरो में क्या होता है कि मेरा इसमें खाली इंटीमा ही इफेक्ट होती है। ठीक है, इंटीमा इफेक्ट होती है, बल्कि जो मेरा ये था आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें इंटीमा और मीडिया दोनों इफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें खाली एथेरोस्क्लेरोसिस में इंटीमा ही इफेक्ट रहती है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज आर्टरीज में मेरा एथ्रोमा जम जाता है। एथ्रोमा कुछ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, ठीक है, और नेक्रोटिक चीज़ें हो गई। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हो गया, फैटी एसिड हो गया, इस तरह से चीज़ें जम जाती हैं। तो मान लीजिए अगर मेरा ल्यूमन था ना, अबे यार, अगर ये ल्यूमियन था तो यहाँ पे इसेंट्रिक डिपोजिशन होती है, मतलब पूरे में नहीं जमता है या फिर ऐसे ऐसे नहीं जमता है। ठीक है, तो एक तरफ ही जमता है एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्लेग होता है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ। इसकी वजह से देख ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना थोड़ा सा हमारा, तो ये वाली चीज़ होती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिफ्यूज डीजनरेटिव डिसीज। तो डी से याद क्या करना है, डिफ्यूज डीजनरेटिव डिसीज किसकी रहती है, आर्टरीज की रहती है, जिसकी वजह से प्लेग जम जाता है। प्लेग किसका बना रहता है, नेक्रोटिक सेल का, लिपिड का और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का। जैसे मैं बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस इंटीमा को इफेक्ट करता है, लार्ज और मीडियम साइज की आर्टरीज को। ठीक है, इसका साइड जैसे मैं बताया क्या होता है, ये आर्टरीज को इफेक्ट करेगा। बड़ी आर्टरीज कौन कौन सी होती है मेरी, देख हमारा जो ये होता है फैट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा हमारा या तो ग्लूटियल रीजन पे मिलेगा या फिर मेरा कह सकते हैं कहाँ पे मिलेगा, एब्डोमेन पे मिलेगा। तो एब्डोमेन में कौन सी जाती है, तो एब्डोमेन में एब्डोमिनल एओर्टा जाती है। इस वजह से इसमें कॉमनेस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब तुम्हें पता है कि हार्ट की बीमारी रहती है कुछ बंदों को, तो कोरोनरी आर्टरी भी अफेक्ट हो जाती है। पोप्लिटियल आर्टरी कहाँ होगी, पोप्लिटियल फोसा में, जो हमारा नी जॉइंट होता है उसके पीछे पोप्लिटियल फोसा होता है। ठीक है, और साथ में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई और वेसल्स ऑफ सर्कल ऑफ विल्स हो गया। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर देखेंगे। रिस्क फैक्टर को पहले याद कर लेते हैं, कैप विद कैरेट सर्कल। ठीक है, तो सॉरी रिस्क फैक्टर नहीं, साइड मैंने याद करा दी कैसे, सी ए से हो जाएगा मेरा कोरोनरी आर्टरी, ए से हो जाएगा एब्डोमिनल एओर्टा, और कैरेट से हो जाएगा कैरोटिड आर्टरी, और सर्कल से हो जाएगा सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है, फिर देख क्या होता है कि मेरे कुछ फैक्टर्स रहते हैं, कैसे रहते हैं, मॉडिफाइबल रहते हैं, या तो उन्हें हम मतलब अपनी आदतों के साथ उसे सही कर सकते हैं। मान ले कोई बंदा है अल्कोहल पी रहा है या फिर क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहा है, तो उसको वो मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो जैसा हाइपरलिपिडेमिया हो गया,
मतलब इसका जो रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल रह सकता है। हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, स्मोकिंग हो गया। तो क्या हो गया, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और स्मोकिंग। और जो हमेशा रहेगा रहेगा, एज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो सेनाइल वाला हो सकता है इसमें, पर वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। सेक्स के साथ मेल्स में ज़्यादा होता है ये वाला, जेनेटिक फैक्टर हो गए कुछ कुछ, ठीक है, साथ में फैमिलियल और रेशियल फैक्टर हो गए। इसके बाद इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डायबिटीज़ वाला आदमी जो स्मोक करता था उसका लिपिड ज़्यादा है और टेंशन भी ज़्यादा लेता है वो, ठीक है। तो डायबिटीज़ वाला आदमी जो स्मोक करता था उसमें लिपिड ज़्यादा है और साथ में टेंशन लेता था। तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, और मेरा क्या हो गया, स्मोकिंग हो गया, हाइपरलिपिडेमिया होगा और हाइपरटेंशन हो गया। तो इस तरह से याद भी कर सकते हैं, क्या, ठीक है। और फिर आते हैं इमर्जिंग रिस्क फैक्टर। अगर कोई बंदा मोटा है तो उसमें ये होने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, लिपिड, ये सब एक्यूमुलेट होता है ना, जैसे यहाँ दिखाया था मैंने, अरे यार ऊपर। तो ये देख, नेक्रोटिक सेल, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो फिर आते हैं हम हॉर्मोन्स में। हॉर्मोन्स में देख, हॉर्मोन्स में होमोसिस्टिन्यूरिया होता है। अब ये जो होमोसिस्टिन्यूरिया होता है ना, इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये इसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर होमोसिस्टिन्यूरिया। हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की हिमेट में पढ़ते हैं इसको हम। फिर आते हैं OCPs, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लोगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होने की वजह से। साथ में इन्फेक्शंस कुछ कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस करने की कोशिश करते हैं, जैसे हर्पिस वायरस हो गया, निमोनिया हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया। साथ में प्रोटीन जैसे हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन और अल्कोहल, तो मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है। आई डोंट नो कि अल्कोहल हॉर्मोन्स में क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर आते हैं, देख, पैथोजेनेसिस क्या होगा कि भाई तेरी जो वो है, तू वो सारी मॉडिफाइबल चीज़ें कर रहा है, ठीक है, मॉडिफाइबल, या फिर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, या फिर मेरा ओबेसिटी जो कि इमर्जिंग है, ठीक है, ओबीज में आ रहा हूँ मैं, OBES, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से डिपोजिशन ऑफ फैट होने लग जाता है। तो देख क्या होता है, क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी। सबसे पहली बात क्या होती है, एंडोथेलियल इंजरी होती है। इंजरी किसकी वजह से होगी, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, होमोसिस्टिन्यूरिया, हाइपर वाला, ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में। साथ में हीमोडेनिक फैक्टर हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, वायरस हो गया, इम्यून रिएक्शन हो गई। इसकी वजह से मान लिया जैसे नॉर्मल है हमारी ब्लड वेसल है, इसमें इंजरी होती है तो क्या आते हैं, प्लेटलेट आते हैं, WBC आते हैं, है ना, तो वो आने लग जाते हैं। तो इसमें अब ये हो गया है ना, मतलब लीजन आ गया है, मतलब खाली कट लग गया एक तरह से। तो ये परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पहली बार परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, WBC आने लगे, प्लेटलेट आने लगे, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बताया था कि ये इंटीमल लेयर की बीमारी रहती है हमारी, तो इसमें क्या होगा, मार्जिनेशन होना शुरू हो जाएगा मोनोसाइट्स का इंटीमल लेयर में। मोनोसाइट्स क्या होते हैं मेरे, ठीक है, तो मार्जिनेशन हो जाएगा मोनोसाइट्स का। फिर मोनोसाइट्स के बाद वो क्या बन जाएंगे, मेरे मैक्रोफेज बन जाएंगे मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट साइट जो कि ट्रांसफर हो गए मैक्रोफेज में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरा एक्यूमुलेशन हो जाएगा इंटीमा में। किस चीज़ का एक्यूमुलेशन होगा, लाइपोप्रोटीन का, ठीक है, जो कि हमारे उसमें ज़्यादा रहेंगे। अगर कोई ओबीज बंदा है तो उसमें लाइपोप्रोटीन ज़्यादा मिलेंगे, तो ठीक है, तो ज़्यादा रहेंगे तो एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा इंटीमा में। फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा मैक्रोफेज के द्वारा तो क्या होगा, मेरा कुछ फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। अब जो ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो ये दिक्कत देंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल्स दिक्कत ही देते हैं बॉडी में, ठीक है। तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स जब बनेंगे, जब ये ज़्यादा बनने लगेंगे तो उसको हम फोम सेल बोल देते हैं, जब इसको मैक्रोफेज इनगल्फ करता है मेरा, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या लिखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन इनटू इंटीमा हो गया। फिर क्या हुआ, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया लाइपोप्रोटीन का, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो गए। फ्री रेडिकल्स जो है मेरे किसने जनरेट करे, मैक्रोफेज ने करे और एंडोथेलियल सेल ने करे हैं। जब मेरा मैक्रोफेज ये जो फ्री रेडिकल्स या फिर जिसे बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज लिपिड को खा जाता है, तो ये क्या बना देता है, मेरा फोम सेल्स बना देता है, ठीक है। अब फर्दर क्या होता है कि फोम सेल्स जो रहते हैं, ठीक है, तो देख, एक्टिवेटेड प्लेटलेट, फोम सेल्स, मैक्रोफेज और वेस्कुलर सेल्स, चार चीज़ मिलके है ना मेरा, तीन फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं। क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर को प्रमोट करेंगे, साइटोकाइंस को और कीमोकाइंस को, ठीक है। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट, फोम सेल, मैक्रोफेज और मेरा वेस्कुलर सेल्स जो है मिलके ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस को प्रमोट करते हैं। इसकी वजह से होगा क्या, जो मेरे स्मूथ मसल सेल है ना वो भी अब आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इंटीमा में क्या क्या आ गया मेरा, अभी तक इंटीमा में मेरा आ गया प्लेटलेट आ गया, WBC आ गया, ठीक है। साथ में मैक्रोफेज, मोनोसाइट आ गए, मोनोसाइट जो कि मैक्रोफेज बन लेता है। फिर लाइपोप्रोटीन आ गया, ठीक है। अब मेरे स्मूथ मसल सेल भी आ रहे हैं। तो देख कितनी सारी चीज़ आ गई इंटीमा में,
ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स कहाँ से, मीडिया से आया इंटीमा में, ठीक है, और प्रोलिफेट भी कर रहा है, मतलब ग्रोथ कर रहा है। फर्दर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन। अब जैसे भी इंजरी होती है तो बाद में तो कोलेजन बनेगा, तो कोलेजन आ गया, लिपिड आ गया, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आ गया इंटीमा में, जिसकी वजह से एथेरोमा प्लेग बन गया, ठीक है। अब देखिए वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मेरी, ये देखिए ये हो गई मेरी लेयर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप बोलते हैं। तो अपन का क्या होता है, कोर होता है एक, ठीक है, उसके साइड में कोर के ऊपर रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गई मेरी फाइब्रस कैप, ठीक है, ये फाइब्रस कैप हो गई, बीनीथ द फाइब्रस कैप हो गई, और फिर ये हो गया मेरा कोर, ठीक है। तो देख कोर के अंदर तो मेरा नेक्रोसिस और फैट का डिपोजिशन रहेगा, ठीक है। साथ में जो मेरा बीनीथ द फाइब्रस कैप है, इसके पास क्या होगा, मैक्रोफेज का डिपोजिशन होगा, है ना। और बस तो, और साथ में इसेंट्रिक रहता है, ठीक है। ये तो चल मैं बता दूंगा अब। जैसे यहाँ पे देख रहा है, फाइब्रस कैप है जिसके पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैक्रोफेज होगा, ठीक है। फिर नेक्रोटिक सेंटर हो जाएगा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ये सब भरा रहेगा, ठीक है, सेल डेब्रिस, कैल्शियम वगैरह। मीडिया में कोई भी इंजरी नहीं आती है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में, ठीक है। तो एथेरोमेटस प्लेग बन गया, ओके। आते हैं आगे। हाँ, तो देख अब हमारा जो फैट होता है, नॉर्मल आदमी बताएगा कि भाई येलो कलर का होता है, वो सही बात है। कैसे, वाइट टू येलो प्लेक्स इम्पीज ऑन द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी, मतलब कह रहा है कि चिपक गए हैं आके आर्टरी के ल्यूमन में, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है नॉर्मली कितना रहता है, 0.3 से 0.15 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि बाद में और बड़ा बन सकता है जॉइन होके, मतलब बहुत सारे जॉइन होने लग गए तो, ठीक है। साथ में क्या होता है, ये सर्कुलर नहीं, सर्कमफ्रेंशियल नहीं रहता है, कैसे रहता है, इसेंट्रिक रहता है, जैसे मैंने बता दिया। तो हमें क्या याद रखना है, फैटी स्ट्रीक रहती है जो कि फ्लरिश रहती है सरफेस, है ना, और साथ में येलो कलर का रहता है। अब जो मेरा एथेरोमा है वो कैसा है, अल्सर प्लेग है, जो कि इसेंट्रिक रहता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा मैक्रोस्कोपिक की, मतलब बाहर बाहर से कैसे दिखेगा। फिर माइक्रोस्कोपिक में आएंगे, तो माइक्रोस्कोपिक में बताते हो, जैसे मान ली ये मेरा फाइब्रस कैप है, ये बीनीथ फाइब्रस कैप है, और फिर ये कोर है, तो इसको फाइब्रस कैप लिख देते हैं। अब देख, अगर मान के चल यहाँ मेरी वो चल रही है ब्लड वेसल, तो वो क्या है, पहले वो ख़राब हो रखी थी ना, तो उसमें क्या होगा, मेरा हीलिंग टिश्यूज़ भी आ जाएंगे, है ना। तो हीलिंग टिश्यूज़ को यहाँ पे क्या लिख रखा है, बाहर में न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। पेरीफेरी जो रहेगा लीजन का, उसमें क्या रहेगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। फाइब्रस कैप हो गई, ये मैक्रोफेज हो गया बीनीथ द फाइब्रस कैप, और अंदर स्कोर हो गया, जिसमें क्या होता है, नेक्रोसिस वो होते हैं, फैट सेल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होते हैं। तो देख पढ़ लेते हैं अब इसे। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या दिखेगा मेरे को, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग दिखेगा। जो सुपरफिशियल फाइब्रस कैप में क्या दिखेगा, मतलब ये जो फाइब्रस कैप है मेरा, इसमें क्या होगा, स्मूथ मसल सेल होंगे, ठीक है। इसके नीचे जो आएगा उसमें मैक्रोफेज आ जाएगा, ये वाला मैक्रोफेज आ जाएगा। डीप में क्या आ जाएगा मेरा, कोलेस्ट्रॉल और नेक्रोसिस आ जाएगा, है ना, नेक्रोटिक सेंटर, साथ में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, बाहर मेरा न्यूवैस्कुलर दिख जाएगा। कॉम्प्लिकेशन को कैट बोली हुर्रे उससे याद कर सकते हैं। तो सी ए से क्या हो जाएगा मेरा, कैल्सिफिकेशन, टी से हो जाएगा थ्रोम्बोसिस, है ना, एच से हो जाएगा मेरा हीमोरेज, यू से हो जाएगा अल्सरेशन, आर से रप्चर, ए से हो जाएगा मेरा एथेरो एम्बोलिज्म, ए से हो जाएगा एन्यूरिज्म। तो क्या हुआ, कैल्सिफिकेशन, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एच से हो जाएगा हीमोरेज, यू से अल्सरेशन, आर से रप्चर, ए से एथ्रोएम्बोलिज्म, और ए से हो जाएगा फिर से एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। एन्यूरिज्म क्या होता है, सबसे पहले मतलब तो पता होगा कि कैल्शियम का डिपोजिट हो गया, तो फिर कैल्सिफिकेशन हो गया, हीमोरेज ब्लड लीकेज हो गया, अल्सरेशन हमारा पता ही है सबको, ठीक है। साथ में एथेरोएम्बोलिज्म क्या होता है, मान ले मेरा एथ्रोमेटस प्लेग बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई भी इसमें इंजरी होती है तो ये धीरे धीरे करके और लेयर में चला जाता है, मतलब इस तरह से, अगर ये मेरी ल्यूमन पूरी बड़ी है ना, इधर से ऐसे बड़ी है, तो कहीं फैल सकता है, तो ये दिक्कत है। एन्यूरिज्म क्या होता है, मेरी वीकनिंग हो डायलेशन हो जाएगा मेरा, किसका, ब्लड वेसल का। तो ब्लड वेसल के डायलेशन को बोलते हैं, क्यों होता है, क्योंकि वीक हो जाती है मेरी, वो खुद से डायलेट हो जाती है, तो वीक वॉल रहती है। ये इस तरह का मान लिया, अगर मेरी ऐसे थी तो एन्यूरिज्म होकर इस तरह की हो जाती है, अगर यहाँ से कुछ बहेगा या फिर प्लेग व्लेग इकट्ठा हो जाएगा, तो ये तो हो गया कॉम्प्लिकेशन इसका खत्म, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, आई गेस RHD, ठीक है। RHD देख क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिसीज, ठीक है। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज सीधा नहीं होती है, सबसे पहले होता है रूमेटिक फीवर होता है, उससे पहले भी क्या होता है, फेरेंजाइटिस होता है, ठीक है।
फेरेंजाइटिस पता चल गया होगा, फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से। और वो भी कौन कर सकता है मेरे को, बीटा हीमोलाइटिक। देख सबसे पहले ग्रुप ए होना चाहिए ना कि बी, ग्रुप ए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, तो कौन सा, बीटा और हीमोलाइटिक, ठीक है। और क्या, स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है, पायोजेंस। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब देख र्यूमेटिक जो ये रहती है ना हार्ट डिसीज़, ये कैसी रहेगी। सबसे पहली बात, ये प्रोग्रेसिव रहती है, होती रहती है, ठीक है। साथ में इसमें पस नहीं बनेगा, अगर पस बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो साथ में क्या होता है इसमें, जो मेरा ये रहता है ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये कुछ प्रोटीन्स निकालता है अपने पास, M1 प्रोटीन्स। बट क्या दिक्कत होती है कि M1 प्रोटीन्स अपनी बॉडी में भी रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी इसके खिलाफ वो बनाएंगी एंटीबॉडीज़, तो क्या होगा, वो जो हमारे खुद के M1 प्रोटीन्स हैं ना बॉडी, तो उसको भी इफ़ेक्ट कर देती है। तो जहाँ जहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे वहाँ वहाँ पे दिक्कत होंगी हमें, जैसे हार्ट में होती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ होती है हमारी, और हमारी उसमें ब्रेन में होंगी, है ना। जैसे गैंग्लियो क्या होता है, लाइसो गैंग्लियन होता है, ठीक है, लाइसो गैंग्लियोसाइट्स। स्किन में कैरेटिन होता है मेरा, और जॉइंट्स में विमेटिन होता है, वॉल्स में लैमिनिन होता है, एंडोकार्डियम में क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है अब हमें। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे क्या होता है मेरा, फेरेंजाइटिस होता है, जो कि 2 से 4 वीक तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा मेरा, एक्यूट रिमेटिक फीवर होता है। और नॉर्मली एक्यूट रिमेटिक फीवर जल्दी से किस में होता है, 5 से 15 साल के बच्चों में जल्दी से हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्रोनिक रिमेटिक हार्ट डिसीज़ होगी, जो कि परमानेंट मतलब परमानेंट इफेक्ट दिखाती है। इसमें क्या होती है मेरा, वॉल्वुलर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो जैसे मैं बताया, मल्टी सिस्टम हो गया, है ना, बहुत सारे सिस्टम। क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ M1 प्रोटीन वहाँ वहाँ इसकी दिक्कत। इम्यून मीडिएटेड है, जैसे M1 प्रोटीन के खिलाफ बनाएगी, तो खिलाफ तो अपनी बॉडी के खिलाफ भी बना दी उसने जहाँ पे होता है। पस नहीं बनेगा, नॉन सुपेरेटिव हो गई, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा उस एरिया में। साथ में 2 से 4 देख क्या होता है, अब ये जो मैं लिखा हूँ ये लिखा है। तो फेरेंजाइटिस बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बीटा हीमोलाइटिक, ये एक्यूट रिमेटिक फीवर कर देगा, बच्चों में होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साथ में क्या होता है, वैल्वुलर एबनॉर्मेलिटीज़ की मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि वैल्वुलर इसमें वॉल में कौन सा हमारा प्रेजेंट रहता है, लैमिनिन प्रेजेंट रहता है, जिसके पास M1 प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। इसकी वजह से ही तो हमारा रिमेटिक हार्ट डिसीज़ होता है। तो कंडीशन रहती है जिसमें परमानेंट डैमेज हो जाता है हमारा, जो कॉन्सिक्वेंस किसका रहता है, रिमेटिक फीवर से। तो फिर से बताता हूँ, फेरेंजाइटिस हुआ, कितने हफ्ते तक रहा, 2 से 4 हफ्ते तक रहा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा एक्यूट रूमेटिक फीवर हो गया, जो कि 5 से 15 साल के बच्चों में होता है। उसके बाद क्या होता है मेरा, ठीक है, फिर क्या हो जाता है मेरा, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो जाता है, जो क्रॉनिक रहता है और साथ में परमानेंट रहता है। इसमें क्या होता है, वैल्वुलर एबनॉर्मेलिटीज़ की मैनिफेस्टेशन रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि लैमिनिन M1 जो रखता है अपने पास, उसमें वो ख़राब होने लग जाता है, ठीक है। तो बार बार इन्फेक्शन होगा, तो बार बार और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से हमारा लैमिनिन ख़राब होता जाएगा, तो फिर रूमेटिक हार्ट डिसीज़ बन जाएगी। अब जो मैं बताया वो सब यहीं लिखा है, क्या है, फेरेंजाइटिस ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस आया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस में भी कौन सा, पायोजेंस, जिसके पास M1 प्रोटीन था, जिसने अपना सर्कुलेशन में निकाल दिया हमारी सर्कुलेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गई मेरी M1 प्रोटीन के खिलाफ। तो M1 प्रोटीन जो ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन रखने वाली थी, उनमें दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो एंटीबॉडी बनी है, ये हमारी उसको ग्लाइको प्रोटीन को कर देंगी ख़राब, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया, जॉइंट हो गया, स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब में चली जाती हैं। ब्रेन में मैं बताया था क्या होता है मेरा, लाइसो गैंग्लियोसाइट्स होता है, ठीक है। जॉइंट्स में होता है विमेम्पेटिन, क्या होता है, विमेंटिन, ठीक है। हार्ट में कौन सा हो गया, एंडोकार्डियम में होता है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। हाँ, इसमें ट्रोपोमायोसिन हो गया और मेरा, ठीक है। तो फिर आगे आते हैं। तो र्यूमेटिक फीवर समझ आ गया होगा अब, जिसकी वजह से हमें र्यूमेटिक फीवर होता है, जब ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जब फिर से ये बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्रेसिव डैमेज होने लग जाता है हार्ट की वॉल्व्स को और मायोकार्डियम को। अगर इसको, इन दोनों को होता है ज़्यादा दिक्कत, तो रूमेटिक हार्ट। तो अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी किसकी देखेंगे हम, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ की। ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, अब मैं हार्ट की पढ़ूंगा, तो हार्ट में क्या होगा, 3 लेयर्स होती हैं। अच्छा, मैं पहले ये बता देता हूँ कि M1 प्रोटीन जो रहता है बैक्टीरियल सरफेस का, वो किस किस की तरह दिखेगा। एंडोकार्डियम वॉल्व ज़्यादा इफेक्ट होती है ना RHD में,
तो ये हो गया ट्रोपोमायोसिन और लैमिनिन इसकी तरह, मतलब M1 प्रोटीन की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जॉइंट, स्किन और ब्रेन भी इफेक्ट हो रहे थे इसकी वजह से। तो क्यों? क्योंकि वेमेटिन और कैरेटिन, देख इसको याद करने का नॉर्मल सा सीन है। ट्रोपोमायोसिन सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसको वॉल्स को याद कर ले अच्छे से और विमेटिन को याद कर ले। और जो हमारे सिर पे कैरेटिन तो मिलता ही है, ब्रेन में क्या होते हैं? गैंग्लियोसाइट्स होते हैं, बस बात खत्म। मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज में क्या होता है? रूमेटिक हार्ट डिसीज में क्या होता है? तो पेनकार्डाइटिस होता है। पेनकार्डाइटिस मतलब तीनों की तीनों लेयर में कुछ दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है अब बताता हूँ। तो रूमेटिक कार्डाइटिस इज मैनिफेस्टेड ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट, जैसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो इसको पेनकार्डाइटिस बोल दिया। तो रूमेटिक पेनकार्डाइटिस क्या होता है? तो देख, सबसे पहली बात पेरिकार्डाइटिस देखेंगे हम। क्या देखेंगे? पेरिकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस तो सब हो गया, पेन का मतलब ऑल, कार्डाइटिस मतलब हार्ट की लेयर्स, ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस बाहर की लेयर होगी, ठीक है। तो बाहर वाली लेयर मान के चल इस तरह से है। तो यहाँ पे याद करने के लिए अपन ब्रेड बना देते हैं जिसमें मक्खन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड बटर अपीयरेंस हो जाएगी। फाइब्रस एंड सीरो फाइब्रस एक्सक्लूडेड इन द पेरिकार्डियल सैक, जिसको ब्रेड बटर अपीयरेंस बोल दिया। तो अपन क्या लिखेंगे? पेरिकार्डाइटिस ग्रोस आया तो ब्रेड बटर अपीयरेंस लिख दिया, बस बात खत्म। उसके बाद एक इनफिल्ट्रेशन किसका होगा? इनफिल्ट्रेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो किसका होगा? प्लाज्मा सेल का होगा, हिस्टोसाइट्स का हो जाएगा और कुछ न्यूट्रोफिल्स का हो जाएगा। तो तीन चीज़ याद रख लेना माइक्रोस्कोपिक में, किसकी? पेरिकार्डाइटिस के, कि प्लाज्मा सेल आ रहे हैं, हिस्टोसाइट्स आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं मायोकार्डाइटिस। ये मेन है थोड़ा। क्यों है मेन? क्योंकि बीच वाली लेयर इफेक्ट होती है, और बीच वाली बहुत तगड़ी लेयर होती है हार्ट की, क्योंकि वो पंप में हेल्प करती है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देख, अर्ली स्टेज होती है इसमें, सबसे पहले ग्रॉस देखेंगे, ठीक है। तो अर्ली स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है, लेटर स्टेज होती है। तो सीधा ही यहाँ पे आ जाना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल सॉफ्ट और फ्लैबी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ नेक्रोसिस होने लग जाता है, तो स्मॉल फोकाई ऑफ नेक्रोसिस दिखेगा। फिर क्या होगा? टाइनी पेल फोकाई होगा। क्या होता है? टाइनी पेल फोकाई, जिसको क्या बोलते हैं? एस्कोफ बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि एस्कोफ बॉडी किस में बनता है? मेरा मायोकार्डाइटिस में होता है, और वो माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है, ठीक है। तो मैं बता दिया क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक में हमें एस्कोफ बॉडी याद रखनी है, ठीक है। तो ये दिख रही है ना एस्कोफ बॉडी यहाँ पे, तो ये एस्कोफ बॉडी दिख रही है मायोकार्डियम में, ठीक है। फिर एस्कोफ बॉडी किसकी बनी होती है? तो इसको याद रखना है फोन से, FOAN। कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है फोकाई ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एन से हो जाएगा मेरे क्या? AN से क्या होता है मेरा? एंटीस्कोफ, ठीक है, एंटीस्कोफ सेल्स। और O से क्या हो जाएगा? ओकेजनल प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो क्या क्या आ गए? तीन चीज़ मेरे, प्लाज्मा सेल आ गए भाई, ठीक है। लिम्फोसाइट आ गया, साथ में एंटीस्कोफ सेल आ गए, ठीक है। ओके, प्लाज्मा सेल आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आ गई। और तूने ध्यान दिया होगा कि प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स कहाँ आ रहे थे मेरा? इन्फिल्ट्रेशन किस में कर रहे थे? इन्फिल्ट्रेशन पेरिकार्डियम में कर रहे थे, ठीक है। तो इसका माइक्रोस्कोपिक भी याद हो गया इससे ही कि भाई जो एस्कोफ बॉडी है, जो इन्फिल्ट्रेशन हमारी पेरिकार्डियम में हो रही थी, वो आते हैं मायोसाइट्स में, मतलब क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम में आते हैं और दिक्कत कर देते हैं। तो दिखाता हूँ। तो ओकेशनल प्लाज्मा सेल आ गए, प्लम्प माइक्रोफेज जिसे है ना एनेटस्कोप सेल बोल दिया। एनेटस्कोप सेल क्या होते हैं? पैथोनोमिक होते हैं, किसके? रिमेटिक फीवर के। अगर मान ले हमें पैथोलॉजी की स्लाइड बनानी हो और उसमें मिल जाए हमें कि एनेटस्कोप सेल है, तो इसका मतलब भाई पक्का पक्का वो रूमेटिक फीवर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है पैथोजेनोमिक। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर या इंडिकेटिव ऑफ पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है। फिर मैंने जैसे बताया, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये अजीब सा नाम आ गया ना, एनेटस्कोप सेल। तो एनेटस्कोप सेल देख क्या होगा? उसमें साइटोप्लाज्म तो भर के होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म भर के होगा, जो न्यूक्लियाई रहेगा। देख, अगर कोई भी हमें माइक्रोस्कोपी पढ़नी होती है ना, माइक्रोस्कोपी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या देखो भाई? सेल का शेप साइज कैसा है, साइटोप्लाज्म कितना है, कम है, ज़्यादा है ना। फिर न्यूक्लियाई देख लो कि न्यूक्लियाई कैसा है, फिर देखो कि उसकी कोई प्रिक्यूलियर फीचर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गया। तो अबंडेंट साइटोप्लाज्म तो बहुत सारा मिल गया, ठीक है। जो न्यूक्लियाई है वो कैसे? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एज वेल एज ओवल शेप और राउंड ओवल, ठीक है। या तो राउंड है या फिर मेरा ओवल है। तो इसको हम पॉली शेप में भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन विच द क्रोमेटिन इज डिपोजिट। हाँ, अब ये चीज़ जो होती है क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियाई के अंदर क्या मिलेगा? क्रोमेटिन मिलेगा। तो क्रोमेटिन की बात करते हैं। तो क्रोमेटिन कैसे? सेंट्रल है, सिलेंड्रिकल है और वेवी रिबन है,
ठीक है, जो इसे कैसी अपीयरेंस देता है, कैटरपिलर सेल अपीयरेंस, जो कि इसका पेक्यूलर फीचर है। ठीक है, तो देख मायोकार्डाइटिस, उसका माइक्रोस्कोपिक क्या है, उसका माइक्रोस्कोपिक है एस्कोफ बॉडी। ठीक है, एस्कोफ बॉडी को फिर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें क्या पड़ेगा कि एनाइटोस्कोप सेल। ठीक है, इसका खुद का पेक्यूलर फीचर क्या है कि भाई कैटरपिलर सेल है, खत्म बात। ठीक है, चलो अब आते हैं सबसे अंदर वाली लेयर, एंडोकार्डाइटिस। तो ये देख एनाइटोस्कोप सेल दिख रहे हैं, ये देख चीते ये वाले। अरे अरे भाई यार चल नहीं रहा, ओ बस बाहर दिल हो गया। ये वाला। ठीक है, फिर आते हैं हमारा रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में दो आते हैं। देख अब अंदर की तरफ आ गया ना हार्ट में, तो वाल्व भी होंगे और साथ में एक और चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सबम्यूरल एंडोकार्डाइटिस। ओके, अब सबम्यूरल क्या होता है, ऐसा पूछेंगे कि भाई सबम्यूरल क्या होता है। मान के चल ये मैं हार्ट बना रहा हूँ बढ़िया सा, ए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अगर मेरा इतना एरिया अफेक्ट है, खाली इतना एरिया, ठीक है, तो ये तो मेरा बहुत सारा एरिया इफेक्ट हो गया, मतलब एक लेयर का पूरा एरिया चला गया, तो इसको ट्रांसम्यूरल बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा ही एरिया, इतना सा ही एरिया इफेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, सबम्यूरल। सबम्यूरल मतलब मेरा इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है, सबम्यूरल और ट्रांसम्यूरल समझ आया, क्यों समझाया, क्योंकि इसको हम देखेंगे आगे MI में शायद। तो रूमेटिक वेल्वुलाइटिस में क्या होता है, ग्रोस में क्या होता है, नेक्रोटिक फोकाई बन जाते हैं। देख ठीक है चल, नेक्रोटिक फोकाई आ जाए, याद रख लेना, और क्या रख लेना, वेरोसे अलोंग द लाइन ऑफ क्रोजर। ठीक है, तो और साथ में मिट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होती है। अब देख हर जो मेनली जो बीमारी रहती है ना, उसमें लेफ्ट बाइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्व होता ही होता है। कौन सा, लेफ्ट वाला, मतलब लेफ्ट हार्ट का जो वॉल्व रहता है ना, उसे मिट्रल वॉल्व बोल लो या बाइकस्पिड वॉल्व बोल लो, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला। तो उसमें ये वाली चीज़ होती है। ग्रोस में क्या याद रखना है वेल्वुलाइटिस में, कि वी से वेल्वुलाइटिस है, वी से वेरुसे याद रख लेना। ठीक है, साथ में मेरा बाइकस्पिड वॉल्व लिख लेना। तो ग्रोस खत्म हुआ। ग्रोस के बाद आते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक में। अब माइक्रोस्कोपिक में वही, अब देख मैं एक और चीज़ देता हूँ, FIE, फिब्रोसिस, इन्फ्लामेशन, एडीमा। ठीक है, तो एडीमा, इन्फ्लामेशन, फिब्रोसिस याद रख लेना बस। इसमें न्यूवैस्कुलाइजेशन तो दिख रहा है, जैसे हमारा उसमें भी दिखाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी न्यूवैस्कुलाइजेशन दिखाता है फाइब्रस कैप के ऊपर। इस तरह से ही यहाँ पे न्यूवैस्कुलाइजेशन भी दिखेगा। तो क्या होता है, इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें फिब्रोसिस भी हो जाता है, न्यूवैस्कुलाइजेशन दिखता है। तो इसके माइक्रोस्कोपिक में क्या याद रखना है, दो चीज़, कि भाई फाइब्रोसिस हो रखा है, साथ में क्या हो रखा है, साथ में हो रखा है न्यूवैस्कुलराइजेशन, फाइब्रोसिस और इन्फ्लामेशन, साथ में एडिमा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें याद हो गई। चल आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, और क्या होता है, जो मेरा पहले नॉर्मली जो मेरा दिखता था ना, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्व, वो लीफ की तरह दिखता था, बट अब वो ख़राब हो जाता है। तो क्या लिखा है, हैंस ऑब्लिटरेशन ऑफ ओरिजिनली लेयर्ड एंड एवेस्कुलर लीफलेट एट आर्किटेक्चर। तो मतलब ख़राब हो जाता है एक तरह से। ठीक है, अब आते हैं रूमेटिक सबम्यूरल एंडोकार्डाइटिस। सबम्यूरल में बताया कि इनर मोस्ट की कुछ पार्ट जो है चला जाता है, ख़राब हो जाता है। एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेरा रीगर्गिटेंट जेट्स बनते हैं, जो क्या करते हैं, इरेगुलर थिकनिंग कर देते हैं। तो क्या याद रखना है, रीगर्गिटेंट जेट्स, जो कि मेरा इरेगुलर थिकनिंग करेंगे। इरेगुलर थिकनिंग की वजह से ही सबम्यूरल बोल देते हैं। ठीक है, तो मैकेलम प्लेक्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, मैकेलम प्लेक्स। अब मैं बताया था लेफ्ट वाले पोर्शन ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो लेफ्ट एट्रियम इफेक्ट हो जाएगा इसमें। माइक्रोस्कोपिक में फिर से FIE याद रख लो, फाइब्रोसिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, एडिमा हो गया। ठीक है, बस फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे इसमें ASO टाइटर बढ़ जाता है, और साथ में एंटीबॉडी बढ़ जाती है DNase B के लिए। फेरेंजाइटिस मैंने बताया था ना, फेरेंजाइटिस होगा, फिर रूमेटिक फीवर होगा, फिर रूमेटिक हार्ट डिसीज हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। जोन्स क्राइटेरिया में क्या होगा कि देख, इसका सबसे पहली बात, ग्रुप A वाला होता है बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, दो मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एक माइनर होना चाहिए, या फिर दो माइनर क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, तो दो मेजर होने चाहिए, या फिर एक माइनर, एक मेजर और दो माइनर। ठीक है, और ये तो है ड्यूक। जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए होता है, जोन्स क्राइटेरिया होता है मेरा रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के लिए होता है। फिर हम एक क्राइटेरिया और देखते हैं, जिसको बोलते हैं ड्यूक।
ड्यूक क्राइटेरिया किसके लिए होता है? वो होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। उसमें क्या होता है कि अगर मतलब मेरे को पता करना है कि उसको ये है रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है या फिर मेरा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो 2 मेजर और 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया वो होने चाहिए, मतलब दिखने चाहिए। तो ड्यूक क्राइटेरिया में क्या होता है कि भाई होने चाहिए 2 मेजर, ठीक है, साथ में 1 मेजर या फिर 3 माइनर, या मेरे 5 के 5 माइनर, ठीक है। तो ये किसका है? ये है ड्यूक। ड्यूक किसका है भाई? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है, ठीक है। तो अब आते हैं जे, जॉइंट तो इफेक्ट होंगे, क्यों भाई? M1 प्रोटीन बना था मेरा, M1 प्रोटीन ने क्या करा था, मतलब बताया था ना वाल्वुलिन करके था उसमें, जो M1 प्रोटीन के थे, तो पॉलीआर्थराइटिस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा अलग अलग जॉइंट्स में। पैन कार्डाइटिस हो जाएगा, पैन मतलब तीनों लेयर खराब हो गई, ठीक है। नोड्यूल्स बनेंगे तो सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स बन सकते हैं। इससे क्या होता है? इरिथ्रमा मार्जिनेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने? आर्म, लंग और लेग की स्किन पे के लीजन्स को इरिथ्रमा मार्जिनेटम बोलते हैं। अब ये जो एस होता है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? इसको याद रख लेना, सेंट वाइटस डांस, क्योंकि टीचर इसको ही देखता है मार्क्स देने के लिए। फिर आइटेरिया से आते हैं। आई से हो जाएगा इन्फ्लामेशन, टी से टेम्परेचर, ई से ESR CRP इंक्रीज, आर से रेज्ड प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है। खुद ही प्रीवियस हिस्ट्री अगर र्यूमेटिक फीवर की तो इटसेल्फ हो जाएगा, माइनर क्राइटेरिया पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ए से आर्थरेजिया हो गया, जिसको जॉइंट पेन बोल दिया। कॉम्प्लिकेशन में इसको याद रख लो, MC बेड। MC बेड से कैसे याद कर सकते हैं भाई? तो मिट्रल स्टेनोसिस होता है, ठीक है। मिट्रल में बताया था कहाँ पे होता है मेरा, बस हमारे दिल में हो गया, मिट्रल होता है मेरा लेफ्ट में, ठीक है। या तो मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, नैरोइंग ऑफ वेसल, ठीक है। तो ये हो गया। सी से क्या होता है मेरा? कार्डियक फेलियर, ठीक है, कार्डियक फेलियर या फिर कंडक्शन का डिसऑर्डर। बी से आ जाता है बैक्टीरिया, आ जाता है बैक्टीरिया में बता दिया कैसे, जैसे बीटा हीमोलाइटिक आ गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। बाद में तो डेथ होनी है। ई से एम्बोलिज्म। अब जैसे मान ले मेरा यहाँ पे हुआ है पेनकार्डाइटिस, तो उसके कुछ कुछ टुकड़े बाहर चले जाते हैं, ठीक है, एम्बोलिज्म हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। एस्कोफ बॉडी जो रहती है रेयरली सीन, मतलब कभी कभी दिख पाती हैं अगर मैं उसकी पैथोलॉजी की स्लाइड बनाऊँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब आते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है? सीरियस इन्फेक्शन होता है पहली चीज़, ठीक है। तो इन्फेक्शन हुआ, उसने अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। वो हार्ट वॉल्व तक चला जाता है और म्यूरल एंडोकार्डियम, मतलब सबसे अंदर वाली में चला जाता है। म्यूरल लिखा है, अब देखते हैं सब म्यूरल है ट्रांसम्यूरल है, ठीक है, ये भी चीज़ देख लेंगे हम आगे। मैक्रोब चला जाता है, ठीक है। अब ये देख कहाँ गया? हार्ट में गया मेरा, और साथ में कहाँ गया है? एंडोकार्डियम में गया है। तो उन्हीं की चीज़ ज़्यादातर इफेक्ट होंगे, जैसे एओर्टा हो गया। एन्यूरिज्म सैक तो बनेगा, जैसे मैंने उसमें बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस में, ठीक है। साथ में ब्लड वेसल अफेक्ट हो जाएंगे, और अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व लगा हुआ है तो भाई और ज़्यादा दिक्कत है बंदे को, क्योंकि जो ये रहता है वो प्रोन रहता है, मतलब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर रहता है कि बैक्टीरिया आके वहाँ पे चिपक सकता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देख क्या होता है, ये आया कहाँ से? खैर ये वाली बात भी तो जाननी चाहिए हमें। तो मान ले कोई बंदा IV ड्रग यूज़र है, ठीक है, मतलब या फिर वो ड्रग्स लेता है इस तरह से। तो अब जो बाहर बैक्टीरिया उसके स्किन पे होगा, तो उसने क्या करा? इंजेक्ट कर लिया अपना IV ड्रग, और मान ले वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आ गया। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड मेरा जाएगा, अगर वेन में ही तो करते हैं, है ना, इंट्रावेनस होता है, तो वो मेरे राइट हार्ट में चला जाएगा। तो अभी देखेंगे सब क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब वो बैक्टीरिया मेरा राइट हार्ट में चला जाएगा तो वहाँ पे ग्रोथ शुरू कर देगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्लिनिकली 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट होता है और एक होता है मेरा क्रोनिक। एक्यूट बहुत तगड़ा बैक्टीरिया आना चाहिए, सबसे पहली बात क्या आना चाहिए? तगड़ा, मतलब वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म आना चाहिए। तो अगर मेरा नॉर्मल भी वॉल थी ना, उसको ख़राब कर देता है, तो क्या करता है? नेक्रोसिस करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, अल्सर बना देता है, ठीक है। तो इसके हम सर्जरी ही कर पाएंगे, मतलब सर्जरी से ही ठीक हो पाएगा, एंटीबायोटिक से नहीं होगा ये, क्योंकि वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है? डिफॉर्म्ड वॉल होनी चाहिए, मतलब या तो डिफॉर्म वॉल होनी चाहिए या फिर मेरा क्या होना चाहिए बंदे में? प्रोस्थेटिक वॉल्व। तो ये वाले जो बंदे रहते हैं उनमें लोअर वायरुलेंस वाला बैक्टीरिया आगे भी दिक्कत कर सकता है। इधर जाना भाई। तो जैसे हमने एक्यूट में क्या करा था? एक्यूट में मैंने सर्जरी करा था। एक्यूट में क्यों सर्जरी करा था? वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म आया था, सर्जरी से सही हो रहा था। क्रोनिक में क्या होगा? मतलब लेस वायरुलेंट आएगा, और क्या होगा? एंटीबायोटिक देंगे। जैसे
पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की किस किस को ये होगा तो मैं जैसे बताया था रूमेटिक हार्ट डिसीज़ वाले को हो सकता है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व कहाँ होगा मेरा, लेफ्ट हार्ट में होगा, ठीक है। तो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स पे हो सकता है मेरा। कैल्सिफिक वॉल्वुलर स्टेनोसिस, ठीक है, कि कैल्शियम जब डिपॉजिट हो गया मेरे वॉल पे जिसने नैरो कर दिया है उसको। साथ में प्रोस्थेटिक वॉल्व वाले को हो सकता है, ठीक है। RHD CHD, देख RHD CHD, ठीक है। कंजेनेटल हार्ट डिसीज वाले बंदे को हो सकता है जो डेंटल प्रोसेस कराएगा, कि डेंटल प्रोसेस कराया उसका भी जो बैक्टीरिया अंदर चला गया, ठीक है। क्योंकि गम्स ओपन रह जाते हैं। IV ड्रग यूजर्स हो गया, मैं जैसे बताया बैक्टीरिया एंटर कर देगा। तो र्यूमेटिक हार्ट डिसीज, क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, डेंटल प्रोसीजर और प्रोस्थेटिक वॉल्व, ठीक है। उसके बाद देख यहाँ पे ये सारे बैक्टीरिया लिख रखे हैं और इंपॉर्टेंट भी है क्यों आ रखे हैं, ओके। भाई तो इधर फिर से जाओ, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे, मतलब जो बहुत तकड़े रहेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, वायरुलेंट बोलते हैं ना। तो स्टेफ और स्ट्रेप ये दोनों आते हैं। तो स्टेफ में कौन सा आ जाएगा, स्टेफ ओरियस। स्ट्रेप में आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं विरिडेंस ग्रुप, ठीक है, जो कि नॉर्मल फ्लोरा में मिलते हैं हमारे ओरल कैविटी के। तो इसलिए तो डेंटल प्रोसीजर में दिक्कत आ रहा था, ठीक है। डेंटल प्रोसेस जो कराएगा उसके होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मेरा स्ट्रेप म्यूटेंस और स्ट्रेप्टोकोकस माइनर है तो इसको दोनों को याद कर सकते हैं वायरिडेंस में। फिर एंटेरोकोकस में स्ट्रेप्टोकोकस फीसियालिस याद रख लो। कोएगुलेज नेगेटिव, अब देख कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफ है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, इसमें याद रख सकते हैं हम एपिडर्मेटाइटिस और कैप्री। उसके बाद आते हैं हीक वायरस, HAECK। एस से हो गया हीमोफिलेंजा इन्फ्लुएंजा, ए से हो गया एक्टिनोबैसिलस, ई से हो गया इकिनेला और सी से हो गया कार्डियोबैक्टीरियम और के से हो गया किंगेला। फिर आते हैं फंगस पे। फंगस में फंगस तो बहुत आसान है, कैंडाइडा अल्बिकेंस जो कि बहुत जगह मिल जाएगी, एस्परजिलस भी बहुत जगह मिल जाती है। अब देख क्या होता है, अगर मेरा स्टेफ है ना ज़्यादातर बीमारियों में ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान ले नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है, या फिर IV ड्रग एब्यूज़र है, या फिर मेरे प्रोस्थेटिक वॉल एंडोकार्डाइटिस हुई है, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादातर इफेक्ट करता है या फिर कॉमनली मिलता है, तो स्टेफ मिलेगा। यहाँ पे भी स्टेफ मिलेगा और यहाँ पे भी स्टेफ मिलेगा, ओके, ठीक है। फिर आते हैं अपन पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि कंजेनेटल हार्ट डिसीज़ वाला बंदा है, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ वाला बंदा है, मतलब, या फिर मेरा उसका वॉल्व खराब है, वॉल्वुलर स्टेनोसिस कैल्शियम वाला, या फिर मेरा प्रोस्थेटिक वॉल्व वाला बंदा है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर मेरा CHD वाला बंदा है, तो उन सब की मतलब पहले से दिक्कत है ना, तो पहले से दिक्कत है तो लेस वायरुलेंट आएगा। लेस वायरुलेंट को क्या बोलते हैं हम, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। वायरुलेंट वाला आएगा तो वो सीधा ही अंदर चला जाएगा और दिक्कत कर देगा। तो लेस वायरुलेंट आया, उसने कॉलोनाइजेशन शुरू करा, और इसको बचाता कौन है, थ्रोम्बस बचाता है, मतलब उसके ऊपर थ्रोम्बस जम जाता है तो दिक्कत नहीं होगी उसे, ठीक है, रहने में हमारे यहाँ। तो पैथोजन होस्ट टिश्यू इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से वेजिटेशन बन जाता है और लोकल टिश्यू इंजरी। अब मान के चल वो ग्रो तो कर रहा है, मान ले मेरा वॉल्व है, यहाँ पे ये वॉल्व है एक तरह से, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, बढ़िया बढ़िया ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, अब ये जो इसके ये बने हैं ना, ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो एम्बुलाय जो मेरा थ्रोम्बस से बचा रहा था ना, तो वो एम्बुलाय की फॉर्म में टूटना शुरू हो जाएगा, तो वो जब फैलेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख, या तो सिंगल हो सकता है या फिर मल्टीपल हो सकता है। तो सिंगल वेजिटेशन या फिर मल्टीपल वेजिटेशन। अब देखिए कौन सा वॉल्व है, ये मेरा मिट्रल वॉल्व है, बाइकस्पेड, या फिर मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्व, ठीक है। और ये क्या है, एओर्टिक वॉल्व, ट्राइकस्पेड वॉल्व है, ठीक है, राइट लंग का वो, सॉरी, राइट हार्ट का है, ठीक है। तो ये हो गया। साथ में ग्रॉस में देखेंगे, ग्रॉस में देख क्या करते हैं, वेजिटेशन कैसी आएगी, जो उस पर उगा मतलब ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की किस तरह से होगी, तो डिस्ट्रक्टिव होगी, बल्कि होगी, ठीक है। अंडरलाइंग मायोकार्डियम के नीचे रहेगी, इसमें एब्सिस भी आ जाता है। जैसे मैं बताया था कि रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में एब्सिस नहीं होता है, बट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एब्सिस होता है। एब्सिस मतलब पस, अरे भाई, ठीक है। साथ में सिंगल या फिर मल्टीपल वेजिटेशन हो सकता है। वॉल्व्स में क्या होगा कि एओर्टिक और मिट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों इन्वॉल्व होंगे। राइट साइड का
वॉल्व इन्वॉल्व होगा जो आईवी ड्रग यूज़र होगा। जैसा मैंने बताया था ना कि क्या होता है अगर मेरा आईवी ड्रग यूज़र ने लिया इसको, मतलब बैक्टीरिया चला गया, तो वो मेरे राइट हार्ट में जाएगा। राइट हार्ट में जाके क्या करेगा, वो वहाँ पे वेजिटेशन करेगा। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, मान ले वेजिटेशन हो गई, तो वेजिटेशन मेरी एम्बुलस बना देंगी। और वो एम्बुलस जहाँ जहाँ जाएगा वो क्या कर देगा, वो कर देगा मेरा क्या करता है, एब्सिस प्रोड्यूस कर देता है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, राइट साइडेड, अबे जाना, हाँ, तो राइट साइड में आईवी ड्रग यूज़र हो गया और एम्बोलिज्म जहाँ जहाँ जाएगा एब्सिस कर देगा और जहाँ पे मतलब चला जाएगा। ठीक है, मायोकार्डियम खराब हो गई हमारे, सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिंगल है, ये मल्टीपल है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। एओर्टिक और मिट्रल वॉल्व जो है अफेक्टेड दिखा भी रखे हैं यहाँ पे, ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं थोड़ा आगे, जो कि माइक्रोस्कोपी होती है। तो माइक्रोस्कोपी में देख, इसकी भी FIE से याद करना है। FIE क्यों, क्योंकि ये भी एंडोकार्डियम है ना, तो एंडोकार्डियम का FIE से याद कर लो कि फिब्रोसिस, इन्फ्लामेशन, एडिमा, फिब्रिन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब बताया था कि हीलिंग भी होगा, इसका बेस पे हीलिंग होने लग जाएगा अगर सब एक्यूट IE है। सब एक्यूट मतलब लेस वायरुलेंट आ रहा है इसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेस वायरुलेंट में क्या होता है, मेरा एंटीबायोटिक दो, बंदा ठीक हो जाएगा, मतलब हो सकता है। और उसमें क्या करना पड़ता है, अगर मेरा एक्यूट रहता है तो उसमें मेरे को सर्जरी ही करनी पड़ती है। ठीक है, फिब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन बाद में बनने लग जाएंगे। तो FIE वाला सिस्टम यहाँ पे आ गया, कैल्सिफिकेशन तो होगी। तो अब क्या करते हैं, हम आगे आते हैं। आगे में क्या तो क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्लिनिकल फीचर में अगर कुछ भी दिक्कत होता है, फीवर्स आते, चिल्स आते, वीकनेस होती है। ठीक है, तो फीवर, चिल, वीकनेस हो जाएगी इसकी क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, साथ में वेट लॉस होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बंदे का वेट लॉस होगा और फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्प्लिंटर हीमोरेज होगा, मतलब जो मेरा नेल बेड है उसमें जो कैपिलरीज रहती हैं वहाँ वो फूट जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जैनवे लीजन बनता है, ओस्लर नोड बनता है, रोथ स्पॉट बनता है। ठीक है, तो तीन चीज़ हो गई ये तो, और एक हो गया स्प्लिंटर हीमोरेज। तो जैनवे लीजन क्या होता है, पेनलेस रहता है। ठीक है, पाम और सोल में होगा और क्यूटेनियस माइक्रो एम्बोलाई देता है ये। ओस्लर नोड ओह है ना, तो ओह मतलब पेनफुल है। तो ये भी मेरे टिप ऑफ फिंगर और टोस पे होगा और ये लोकल इम्यून रिएक्शन दिखाता है। रोथ स्पॉट्स क्या होता है, वाइट कलर का रहता है और कहाँ होता है, रेटाइनल हीमोरेज, मतलब रेटिना पे दिखता है। R से रेटिना हो गया, O से ओह मतलब पेनफुल हो गया, और जैनवलिजन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं ड्यूक क्राइटेरिया। ड्यूक क्राइटेरिया को याद करने के लिए याद रख लो DETIGERS। ठीक है, तो BE से होता है मेरा मेजर क्राइटेरिया, बाकी माइनर क्राइटेरिया। इसका मैं बताया था, या तो हमारे क्या होने चाहिए, 2 मेजर आ जाने चाहिए, या फिर 1 मेजर और 3 माइनर आने चाहिए, या फिर 5 माइनर आने चाहिए, या बस। ठीक है, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए होता है। तो BE से क्या होता है देखते हैं अभी हम। तो BE से होता है मेरा ब्लड कल्चर। अब मान के चल, हमने एक बंदे का ब्लड लिया, क्या लिया, ब्लड लिया, उसमें 3 कल्चर करे हमने। ठीक है, मतलब 3 हमने प्लेट ली और कल्चर कर दिया कि भाई ब्लड लेके कि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए, तो ऐसा ऐसा हमने कुछ डाला। तो मान लिया उनमें से 2 जो कल्चर है, मतलब ये वाले कल्चर और ये वाले कल्चर में वो ऑर्गेनिज्म दिख गए जो IE में आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था HEAC के, और मेरा स्ट्रेफ और स्ट्रेप्टोकोकस, और क्या होता है फंगाई में एस्परजिलस होता है। ठीक है, तो वो सब। तो मान ले 2 अगर आ गए तो वो मेजर क्राइटेरिया में आ जाएगा, और खाली अगर एक ही आया, ठीक है, एक आया तो मेरा माइनर क्राइटेरिया हो जाएगा। क्या आया, मतलब कि जो मैंने वो बनाया है ना अपना पेट्री डिश में, जो ये करा है मैंने, कल्चर करा है, तो उसमें मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर 2 में दिख गए तो मेजर क्राइटेरिया है, और अगर 1 में ही दिखा तो माइनर क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ब्लड कल्चर समझ आ गया होगा। फिर आता है इको वेल्वुलर वेजिटेशन। अगर मेरा में ही वेजिटेशन है तो दिक्कत आ जाएगी। साथ में इकोकार्डियोग्राम, ई से इको वेल्वुलर वेजिटेशन, इकोकार्डियोग्राम। अब मान के चल, बंदे में पहले एक तरह की आवाज़ नहीं आती थी बट अब आती है। ठीक है, तो क्या होती है, मरमर न्यू वेल्वुलर रिगर्गिटेशन हो जाती है। अगर आ रही है तो मतलब वो भी एक साइन है। साथ में टेम्परेचर बढ़ा मिलेगा। आईवी ड्रग यूज़र है तो राइट हार्ट में अफेक्ट होने की दिक्कत है, तो वो भी एक। अब ये सारे जो हैं ये मेरे माइनर क्राइटेरिया हैं। ठीक है, माइनर। फिर आता है आई से इन आईवी ड्रग यूज़र। जी से आता है GN क्या होता है मेरा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इसमें जैसे ओस्लर नोड बनती है। ठीक है, ओस्लर नोड से ओ पेनफुल होती है, मतलब। ठीक है,
तो इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना हो गया, इसे एम्बोलाई जाता है, मैंने बताया था वेजिटेशन हो जाएगी तो एम्बोलाई इधर से उधर फैलने लग जाएगा। साथ में अगर लीजन है, कार्डिक लीजन है, तो वो पहले से ही आई को बुलाता है कि भाई मैं तो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस भी करा लूँगा, क्यों, क्योंकि मैं लेस वायरुलेंट से भी इफेक्ट हो सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे हार्ट में तो लीजन है पहले से ही। ऐसे सोलेटरी अगर एक ही ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ जाता है, तो ये भी मैंने बताया कि अगर 2 आते हैं तो वो मेजर क्राइटेरिया होता है, और अगर एक ही ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है तो वो माइनर क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो इसके लिए बता दिया कि 2 मेजर आने चाहिए, 1 मेजर या फिर 3 माइनर या फिर 5। तो इसमें क्या होता था और इसमें क्या होता था, मतलब रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में आता था जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है ये। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है मेरा बीई टाइगर्स। तो ये मैं सब बता दिया हूँ इसके बारे में, तो इसको यहाँ से पढ़ लेना अब आराम से। और पढ़ने में भी कुछ नहीं है, जैसे मैं बताया इकोकार्डियोग्राम वाला है ना, एब्सिस, प्रोस्थेटिक वॉल, प्री एग्जिस्टिंग मर्मर, प्री डिस्पोजिशन में आईवी ड्रग यूजर है, टेम्परेचर है, आर्टरी का एम्बोलिज्म, ग्लोमेरुलर से पॉजिटिव ब्लड कल्चर है, या फिर इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। और साथ में ये तो बता ही दिया हूँ मैं। तो अब देख एक्यूट में क्या होगा, क्रोनिक में क्या होगा। एक्यूट मतलब जल्दी आने वाला, जल्दी आएगा तो मतलब 6 हफ्ते में ही आ जाएगा, और ये 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ में ये स्टेफ है, यहाँ पे स्ट्रेप्ट आ जाएगा, और साथ में स्ट्रेप तो यहाँ पे भी आता है, मतलब स्ट्रेप और स्टेफोकोकस यहाँ पे आएगा। और देख क्योंकि लेस वायरुलेंट है ना स्ट्रेप्टोकोकस, मैंने बताया था स्टेफ जो है हर जगह बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो ये हाई वायरुलेंट रहता है एक्यूट वाला, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल वॉल्व को भी ख़राब कर सकता है, और लेस वायरुलेंट रहता है। फिर आगे आते हैं तो आगे में क्या होता है कि पहली कंडीशन अगर एक्यूट है तो नॉर्मल रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें आता है मोर वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म। और अगर मेरा सब एक्यूट है तो उसमें क्या होता है, लेस वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म से भी काम चल जाता है। तो उसके लिए लीजन होना चाहिए पहले से ही एक तरह से, मतलब ख़राब होना चाहिए, इसमें नहीं ख़राब, नॉर्मल भी चल जाएगा मतलब। तो है नॉर्मल, और इसमें डैमेज, इसमें होता है एसआईडी होता है। एसआईडी क्या होता है, सुपरेटेटिव है ना, इन्वेजिव और डिस्ट्रक्टिव। सुपरेटिव मतलब पस फॉर्मिंग, इन्वेजिव मतलब घुसने वाला, अंदर चला जाएगा और डिस्ट्रक्शन करेगा। बट इसमें क्या होता है, इसमें मेरा कोई भी इन्वेजिव भी नहीं रहता और सुपरेटिव भी नहीं रहता, बट डिस्ट्रक्टिव या फिर डैमेजिंग तो रहता ही रहता है वो लीजन, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में क्या है, एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन, क्यों, क्योंकि एक्यूट है तो एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन दिखेंगे। इसमें क्या होगा, स्प्लीन बड़ी हो जाएगी मेरी, क्लबिंग ऑफ फिंगर हो जाएगी, ठीक है। और साथ में पेटेचिया हो जाएगा। पेटेचिया का मतलब होता है रेड पर्पल स्पॉट, जो कि हमारे हीमोरेज की वजह से दिखते हैं कैपिलरीज में, ठीक है। तो इसको पीसीएस से याद कर सकते हैं, पेटेचिया, क्लबिंग और स्प्लीनोमेगैली। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सब एक्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सब एक्यूट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब आगे आ जाते हैं हम कॉम्प्लिकेशन में बताता हूँ। देख सबसे पहली बात, हार्ट में आएगा तो हार्ट में करेगा, अगर एम्बोलिक फैल के बाहर चला जाएगा तो एम्बोलिक आ जाएगा। साथ में इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को भी जिंदा कर सकता है, जैसे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस वगैरह में, ठीक है। तो क्या लिखा है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दे मे बी डिवाइडेड इनटू कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक। कार्डियक में मतलब हार्ट में हो रहा है, और एक्स्ट्रा कार्डियक कौन फैला रहा है, मेरा एम्बोलाई फैला रही है, ठीक है। तो आते हैं देख कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में। कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, दीज आर ड्यू टू डायरेक्ट वेल्वुलर डैमेज, या तो मेरा सीधा वॉल्व डैमेज हो गया, ठीक है, लोकल इन्वेजन की वजह से। तो क्या होता है, वेल्वुलर जब डैमेज होता है तो वहाँ पे मेरा वॉल्व की रिंग बन जाती है, ठीक है, और वो म्यूरल एंडोकार्डियम के पास बनती है, ठीक है। या फिर कोरोना टेंडन, कोरोना टेंडन ही पता होगा ना, जो उसको बांध के रखती है हमारे वॉल्व को, उसमें भी ये मेरे जाके खराब कर सकता है ये। तो क्या हुआ, वॉल्व खराब हुआ, वॉल्वुलर रिंग खराब हुई, और मेरा वॉल्वुलर रिंग और कोरोना टेंडनी, ठीक है, वॉल्वुलर रिंग और कोरोना टेंडनी, ये 3 चीज़ खराब हो गई, ठीक है। तो ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में आ गया। अब रिंग एप्सिस क्या होता है, मैं बताते हैं ना, रिंग एप्सिस आ जाएगा कहाँ पे, वॉल्वुलर रिंग पे। तो वेजिटेशन में इरोड द अंडरलाइंग मायोकार्डियम भी खराब हो गई। देख वॉल्व अलग, मतलब वॉल्व बना होता है किसी चीज़ का, और मायोकार्डियम भी खराब हो जाती है, तो वॉल्व भी शायद मायोकार्डियम की भी होती है, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी पस बनना शुरू हो जाता है, इसे को रिंग एप्सिस बोल देते हैं। फिर आ जाता है परफोरेशन और रप्चर, ठीक है। तो एओर्टा या फिर आईवी सेप्टा में चला जा सकता है, तो ये भी दिक्कत करेगा। साथ में पस बनने लगा मेरा मायोकार्डियम में, तो वो भी दिक्कत करेगा। पेरिकार्डियम बाहर वाली लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। साथ में वेल्वुलर डिस्फंक्शन या स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग बताया था हमने, ठीक है। तो देख वाल्व में क्या हुआ मेरा, वॉल्व में मेरा क्या हुआ, या तो रिंग एप्सिस बन गया, ठीक है, रिंग एप्सिस, या फिर मेरा वेल्वुलर डिस्फंक्शन हो गया। उसके बाद पेरिकार्डियम और मेरी जो बीच वाली रहती है मायोकार्डियम, ठीक है, वो वाली इफेक्ट हो सकती हैं दोनों। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब आते हैं मेरा एक्स्ट्रा कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, जो कौन कराता है, सब एक्यूट मतलब थोड़ा लेस वायरुलेंट वाला,
ठीक है, तो वो बाहर भेजने लगता है, मतलब एम्बोलाई फेंकने लगता है, अपनी एम्बोलाई जहाँ जाएगा वहाँ पस बन जाएगा। ठीक है, तो वेजिटेशन आर यूजुअली फ्रेबाइल, और मतलब जो ये बनती हैं वो आराम से टूट जाती हैं। ठीक है, और निकल के एम्बोलिज्म फैला देती हैं। तो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ड्यू टू सेप्टिक एम्बोलाई, इन्फेक्शन वाला जो एम्बोलाई रहता है, तो एम्बोलाई कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म रहेगा उनके पास, जिसकी वजह से पस बन जाएगा जहाँ पे वो चली जाएंगी। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई। ठीक है, तो देख अब क्या होता है, अगर मेरे मान ले लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चली गई, या फिर मेरा राइट वेंट्रिकल में चली गई। तेरे को पता है राइट वेंट्रिकल मेरे लंग में जाता है, मतलब पल्मोनरी वाले दिक्कत होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड भेजता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजता है। ठीक है, तो सेप्टिक एम्बुलाई फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो वहाँ क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन, किडनी और इससे KBS से याद कर सकते हैं, ब्रेन में दिक्कत आ जाएगी। साथ में माइकोटिक एन्यूरिज्म हो जाएगा। एन्यूरिज्म बता दें, डायलेशन। ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे एम्बुलाए जैसे माइक्रो थ्रोम्बो एम्बुलाए, ये जाएंगे और प्रोड्यूस कर देंगे हीमोरेजिक लीजन। ठीक है, जो जैसे हीमोरेजिक लीजन मैंने बताया था, एक बताया था स्प्लिंटर हीमोरेज, फिर बताया था जैनवे लीजन, फिर बताया था मैंने ओस्लर नोड, फिर बताया था मैंने रोथ स्पॉट। जैनवे लीजन पेनलेस होता है, ये वाला पेनफुल होता है, ये रहता है मेरा रेटिना में। ठीक है, और स्प्लेंटर हीमोरेज मेरा जो नेल बेड्स होते हैं उसकी कैपिलरी उड़ जाती है मस्त तरीके से। तो आ जाते हैं आगे अब। तो स्प्लिंटर में सब उंगल, ठीक है, मतलब क्या हो जाता है अपना, वही जो फिंगर्स वगैरह रहती हैं। ठीक है, उसमें हीमोरेज हो सकता है, जैनवे लीजन हो सकता है, विच आर इरिथ्रोमेटस, या फिर ये सब है। ठीक है, तो पाम्स और सोल में होता है ना जैनवे लीजन, मैंने बताया था। ठीक है, फिर आता है सेप्टिक एम्बोलिज्म। सेप्टिक एम्बोलिज्म में देख, जैसे राइट साइड में जाएगा तो मेरा पल्मोनरी में चला जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी में पस जम जाएगा, मतलब लंग्स में पस जम गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में क्या होता है? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे मैं बताया था कि इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का दिक्कत होता है। तो इसमें क्या होता है? मेरा डिपोजिशन हो जाता है। किस चीज़ का डिपोजिशन होता है? एंटीजन एंटीबॉडी का। ठीक है, अब मेरा बैक्टीरिया आया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, तो एंटीबॉडी और एंटीजन जम जाएंगी। कहाँ जाके जमेंगी ये? तो ये जाएंगी मेरे ग्लोमेरुलाई में, मतलब किडनी में जाएंगे। ठीक है, तो जो आउटर सरफेस रहता है ना किडनी का, मतलब इस तरह का रहती है किडनी अगर मेरी, तो यहाँ पे फ्ली बीटन अपीयरेंस दिखेगा। तो इसको क्या बोल देते हैं? फ्ली बीटन अपीयरेंस, मतलब किसी अगर मक्खी ने काट रखा है। तो पैची हीमोरेज होता है, जो कि ग्लोमेरुलाई को भी इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, ओस्लर नोड में बता दिए पेनफुल होते हैं, कहाँ मिलेंगे? डिजिट्स में मिलेंगे, है ना। ठीक है, रोथ स्पॉट मेरे कहाँ मिलेंगे? रेटाइना में मिलेंगे, जो कि वाइट कलर के होते हैं यार। ठीक है, बस तो ख़त्म। फिर आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस पे। एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन को बोलते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, क्यों होता है भाई? इस्कीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, डिमांड तो ज़्यादा रहती है बंदे की, बट सप्लाई नहीं जा पाती है। तो उसके बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे, डिमांड वर्सेस सप्लाई के बेसिस पे भी दो टाइप के होते हैं, वैसे 3 टाइप के होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, तो उन्हें देखेंगे हम। तो क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? द सेंट्रल चेस्ट पेन। ठीक है, अब देख सेंट्रल चेस्ट पेन है, बट ये आता कहाँ से और जाता कहाँ पे, वो वाली बात भी इसमें लिखी हुई है। तो पेन रेडिएट करता है एक आर्म से या दोनों आर्म से, फिर नेक में जाएगा, या फिर जॉ और एपिगैस्ट्रम। जॉ तो पता ही है तेरे को, जबड़ा, नेक, गर्दन हो गई, आर्म। तो ठीक है, चल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिमल और यूजुअली रिकरेंट अटैक्स, मतलब या तो रात में आएगा अटैक, ठीक है, या फिर मेरा क्या होगा? बार बार अटैक आएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? सब स्टर्नल, मतलब स्टर्नम के नीचे, और पेरिकॉन्ड्रल चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है? स्क्वीजिंग होगा, चॉकिंग, मतलब चुभने वाला दर्द होता है इसमें। ठीक है, और वेट वाला भी रहेगा, कि कोई ऐसे बोलते हैं कि मेरे छाती पे वजन रख रखा है, या फिर मेरे चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या फिर गला घुट रहा है, इस तरह का दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो पेन कितने से कितने टाइम तक रहेगा? 15 सेकंड से 15 मिनट तक रहेगा, 20 मिनट नहीं पहुँचेगा। तो 3 टाइप के होते हैं, क्लासिकल, ठीक है, अनस्टेबल, और एक होता है वेरिएबल। तो देख, क्लासिकल में क्या होता है? क्लासिकल है उसमें मतलब क्या है? एथेरोमेटस प्लेग जम जाता है। ठीक है, वेरिएंट में क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है बिना फालतू का ही। इसमें अनस्टेबल एथेरोमेटस प्लेग जमता है। ठीक है, ठीक है, चलो भी देखते हैं। तो क्लासिकल वाला सी से कॉमन याद रख लोगे, क्लासिकल बहुत कॉमन है, इसको स्टेबल बोलते हैं, एक्सर्शनल एंजाइमा, या फिर टिपिकल। इसमें क्या होता है? जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, उसकी वजह से हमारा चेस्ट पेन होता है। अगर हम बैठ जाते हैं तो वो थोड़ा देर के लिए रिलीफ हो जाता है। ठीक है, अरे भाई चलना।
तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं बताया था कि सप्लाई तो इसमें कम रहती है और डिमांड बॉडी की ज़्यादा रहती है, तो इसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय इम्बैलेंस इन द कोरोनरी परफ्यूजन रिलेटेड टू मायोकार्डियल डिमांड, मतलब कोरोना में जो उसकी ब्लड वेसल है उसमें इतना ब्लड नहीं जा पा रहा है जितनी डिमांड है। ये क्यों होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ऑब्स्ट्रक्शन कौन करता है? एथ्रोमा, ठीक है, जो कि 70% तक रोक देता है, मतलब 70% तक ऐसे जम जाता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स प्रिडिक्टेबल रहते हैं कि एथ्रोमा की कंडीशन कैसी है उसे देख के हम बता सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फिजिकल एक्सर्शन होती है, मतलब अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करूँगा तो मेरे इसमें दर्द होने लगता है, मतलब ये वाला हो जाता है, क्लासिकल एंजाइना होता है, ठीक है। इमोशनल एक्साइटमेंट में या फिर इमोशनल अपसेट, तो ज़्यादा खुश होने और ज़्यादा दुखी होने से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स है GTN देके सही हो सकता है। GTN क्या होते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ रखते हैं? टंग के नीचे रख के वो घुल जाती है, ठीक है। तो इतनी आसान होती है वो लेनी। खैर, इनर मोस्ट मायोकार्डियम इफेक्ट होती है, ठीक है, मायोकार्डियम इफेक्ट होती है और वो भी सब एंडोकार्डियल। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सब एंडोकार्डियल बता देना, इनर मोस्ट वाली हमारी है मायोकार्डियम। अगर पूरी हो जाएगी तो ट्रांस एंडोकार्डियम लगेगा, चल ठीक है। फिर आता है वेरिएंट। वेरिएंट में बीटा ब्लॉकर नहीं दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बीटा तो ब्लॉक कर देते हैं बट अल्फा को स्टिमुलेट कर देते हैं और अल्फा वाले दिक्कत देते हैं, ठीक है। तो पेरेंजेमिटल या फिर वेरिएंट, इसमें एथेरोमेटस प्लेग तो नहीं जमता है, तो दिखाता हूँ। ये अनकॉमन रहता है, इसमें एपिसोडिक मायोकार्डियल इश्चीमिया होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पाज्म होते हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ठीक है। साथ में यहाँ पे या तो होता ही नहीं या थोड़ा सा ही होता है, क्या? एथेरोमेटस प्लेग, ठीक है। ये फिजिकल एक्सर्वेशन या फिर इमोशनल अपसेट की वजह से नहीं आता है, ये नॉर्मली ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? रिलीव भी नहीं हो पाते रेस्ट लेने से। अब कॉमन को छोड़ के, कॉमन या फिर जिसको क्लासिकल एंजाइना बोलते हैं उसको छोड़ के बाकी जो दो एंजाइना है, वेरिएंट एंजाइना और है ना, और मेरा क्या है, अनस्टेबल एंजाइना, वो दोनों ही रेस्ट करने से सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंजाइना ये GTN से रिपोर्ट करता है और साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इसकी जो इसमें ट्रांसम्यूरल होता है, जैसे मैं बताया ट्रांसम्यूरल क्या हो गया कि पूरी की पूरी इक्वली अफेक्टेड रहती है मेरे मायोकार्डियम। उसमें देख इनर मोस्ट लिखा था, कहाँ लिखा था? इनर मोस्ट मायोकार्डियम, इसमें पूरी, ठीक है। और अब फिर देख, सबसे पहले क्या होता है मेरा? पहला होता है मेरा क्लासिकल, फिर वेरिएंट, फिर अनस्टेबल, ठीक है। तो क्लासिकल में क्या होता है? सबम्यूरल, इसमें होता है ट्रांसम्यूरल, और इसमें क्या होता है? पहले सबम्यूरल रहता है, फिर क्या हो जाता है? फिर बन जाता है मेरा ट्रांसम्यूरल। तो इसका मतलब क्या है? इसमें मेरी इनर मोस्ट मायोकार्डियम इन्वॉल्व होगी, इसमें पूरी पूरी मायोकार्डियम इन्वॉल्व होगी, इसमें पहले इनर मोस्ट मायोकार्डियम इन्वॉल्व होगी, फिर मेरे मायोकार्डियम इन्वॉल्व हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो अनस्टेबल वाले देखते हैं। अनस्टेबल को क्रीसेंडो बोलते हैं या फिर प्री इन्फॉक्शन एंजाइना बोलते हैं। तो ये सीवियर एंजाइना रहता है जिसमें सडन एकदम से ही कुछ आता है, मतलब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। अनस्टेबल जो रहता है, इसमें जो एथ्रोमेटस प्लेग रहता है वो अनस्टेबल रहता है, ठीक है। एथ्रोमेटस प्लेग में क्या होता है? फीजर ना अल्सरेशन की वजह से उसमें दिक्कतें आती हैं, तो प्लेटलेट इकट्ठा होने लग जाएंगी। प्लेटलेट जब इकट्ठा होने लग जाएंगी तो दिक्कत देगी। तो पहले तो कहती है तो इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिवली लो लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रहती है, जिसके बाद मतलब ये किसी टाइम पे भी हो सकता है। जैसे मैं बताया कि एक्टिविटी करो या मत करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को हो ही जाएगा ये वाला पेन। कौन सा? अनस्टेबल एंजाइना वाला। साथ में इसमें GTN देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कैसे पता पड़ेगा किसी बंदे को स्टेबल एंजाइना या फिर अनस्टेबल एंजाइना? स्टेबल एंजाइना या मतलब स्टेबल वाले को कॉमन या फिर क्लासिकल बोल देते हैं, वर्सेस अनस्टेबल एंजाइना। तो उसको अगर मैं 3 गोली GTN की दूंगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो उसको क्या है? अनस्टेबल एंजाइना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट मैंने बताया कि इनर मायोकार्डियम जो कि सब म्यूरल हो गया इफेक्ट होती है, उसके बाद क्या होता है? ट्रांसम्यूरल इफेक्ट हो जाता है। इसमें क्या रहता है? मोर देन 20 मिनट तक का दर्द रहता है, ठीक है। तो ये वाली बता दिया, और इसमें ये बता दिया कि 3 डोज दूंगा तो भी नहीं पता पड़ेगा, तो फिर अनस्टेबल एंजाइना पता चल जाएगी अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। साथ में क्या होगा? इसमें स्टेनोसिस फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और इसमें देख ऐसे ऐसे जा रखा है मस्त मस्त, ठीक है, डायनामिक स्टेनोसिस होता है। साथ में इसमें डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, किसमें? स्टेबल वाले में। और अनस्टेबल वाले में सप्लाई के हिसाब से सप्लाई लेड स्टीम में होता है, ठीक है, सप्लाई ही कम हो जाती है इसमें। इसमें डिमांड ज़्यादा होती है, इसमें सप्लाई कम होती है, इसमें सप्लाई कम होती है, डिमांड नॉर्मली रहती है एक तरह से, ठीक है।
अगर मैं कुछ खेल कूद करूँगा या फिर स्ट्रेस लूँगा या फिर अगर मैं कुछ ज़्यादा हो जाऊँगा तो रिलेटेड टू एफर्ट है, ये वाला रेस्ट में भी हो सकता है। प्रेडिक्टेबल है क्योंकि 70% एथ्रोमेटस प्लेग बन जाता है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि अनस्टेबल एथ्रोमेटस प्लेग बनता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, ओवर लॉन्ग टर्म रहते हैं और इसके शॉर्ट टर्म रहते हैं, मतलब आए और चले गए और इसमें बहुत देर तक रहेंगे, ठीक है। मिनिमल एक्सर्शन से भी हो जाता है और इसमें रात में होता है, नॉकटर्नल रहता है, ठीक है। ईसीजी चेंज देख दोनों में होगा, ठीक है, ईसी चेंज दोनों में होगा। और इसमें ट्रोपोनिन बढ़ जाता है, ट्रोपोनिन बढ़ेगा, ठीक है। और स्टेबल में क्या होगा, एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है और एबनॉर्मल बीपी रिस्पॉन्स आ सकता है, तो ये बता दिया एंजाइना। अच्छा, अब इसका कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में याद करना है VIPCAMP, ठीक है। तो VIP से क्या होगा, वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो जाएगा। आई से क्या होगा मेरा, आई से होता है इन्फार्क्ट, ठीक है। और पी से होता है मेरा पेपिलरी डिसफंक्शन होता है, चल इसको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। सी से हो जाता है मेरा कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह। तो ये देख डिफरेंस बता रखा है, डिफरेंस दिखाता हूँ मैं जल्दी से। एंजाइना, एंजाइना, डिफरेंस आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे आ गए। तो क्लासिकल जो होता है मोस्ट कॉमन हो गया, पेरेंजेंटल जो है अनकॉमन हो गया, और अनस्टेबल वाला भी इंक्रीज फ्रिक्वेंसी के साथ। तो जो मैंने बताया था सब यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो। अब वापस से आ जाते हैं। तो VIP कैम से क्या बताता था, वेंट्रिकुलर एनेरिज्म आ जाता है, मतलब वेंट्रिकल की वॉल वीक हो जिससे डायलेशन हो गया। इन्फार्क्ट एक्सपेंशन, पी से आता है पेरिकार्डाइटिस, सारी बाहर वाली लेयर जो है उसमें दिक्कत है। पेपिलरी मसल डिसफंक्शन, पेपिलरी मसल नहीं कर पा रही क्योंकि इसमें कोरोना टेंडन ही खराब हो सकने की वो हो सकती है, ठीक है। कोरोना टेंडन ही नहीं है वो, तो उसमें खराब हो रही थी मेरी पहले वाली बीमारी में, ठीक है। पहले वाली बीमारी कौन सी थी भाई, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस थी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन, सी से कॉन्ट्रेक्टाइल इन्फेक्शन, ए से अरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। मायोकार्डियल रप्चर हो सकती है मेरी, मतलब मेरी बीच वाली लेयर खराब और बाहर वाली लेयर खराब, साथ में प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर, तो ये एंजाइना हो गया। तो VIP कैम्प से याद रखना है। वी से क्या हो गया, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। आई से क्या होता है मेरा, इन्फार्क्ट एक्सपेंशन। पी से क्या होता है मेरा, पेरिकार्डाइटिस। सी से क्या होता है मेरा, कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन। और ए से होता है मेरा क्या, ए से होता है अरिथमिया। एम से होता है मायोकार्डियल रप्चर। पी से क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव लेट हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंजाइना ख़त्म। अब आते हैं हम उस पर MI पे, ठीक है। तो MI देख क्या होता है, MI दिख ही रहा है कि भाई मरा वरा सा कुछ होगा, मतलब ठीक है चल। तो इसमें मर जाता है, कैसे मर जाता है, क्योंकि उसे वो नहीं मिल पाती ऑक्सीजन, तो देख कितना गंदा दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, MI इज डेथ ऑफ कार्डियक मसल टू प्रोलॉन्ग सीवियर इस्कीमिया, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो जिसकी वजह से खुद सेल की डेथ हो जाए। तो देख इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा होता है कि मान ले जैसे एथ्रोमा था मेरा, एथ्रोमेटस प्लेग, एथ्रोमेटस प्लेग में अगर अल्सरेशन हो जाए, मतलब किसी वजह से वो फटने टूटने लगे, तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं मेरे, प्लेटलेट आ जाती हैं। जब प्लेटलेट्स आएंगी तो वो और जम जाएंगी। तो मान ले भाई पहले से इसने इसेंट्रिक ग्रोथ कर रखी थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरा ही बंद हो गया। तो जब ये बंद हो जाएगा तो मेरा ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी तो मेरा लैक्टिक एसिड जम जाएगा, लैक्टिक एसिड जम जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी खराब हो जाएगी जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया होने के बाद भाई MI हो जाएगा, खत्म बात, डेथ हो जाएगी सेल की, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं चल पढ़ लेते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द डेथ ऑफ द कार्डियक मसल टू प्रोलॉन्ग सीवियर इस्कीमिया। इसमें क्या होता है, 20 से 30 मिनट अगर है तेरे को इस्कीमिया तो हो गया गेम हो गया, मतलब ठीक है। इसमें क्या होता है, LAD, RCA और LCC इफेक्ट होती हैं। जैसे मैंने बताया था किसमें, उसमें मेरा एब्डोमिनल वाली हो रही थी, किसमें, एथ्रोमेटस वाले में एब्डोमिनल वाली वेसल्स खराब हो रखी थी, है ना। और किस में आ रहा था, कैरोटिड में हो रखा था, कैरोटिड आर्टरी वगैरह में, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी कोई पकड़ के बैठा है भाई, लेफ्ट ले ली, लेफ्ट की दो आ गई सर्कमफ्लेक्स, और मेरा एंटीरियर डिसेंडिंग, और राइट की तो राइट ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद ठीक है। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है इसका। साथ में 45 ईयर्स के बंदों को 10% होने की चांस है, 65 वाले बंदों को 45 होने की चांसेस में मेल अफेक्टेड ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने बताया सडन चेंज आया किसमें, एथ्रोमेटस प्लेग में, तो उसमें अल्सरेशन या फिर रप्चर हो सकता है, फिजरिंग हो सकती है, हीमोरेज या फिर इरोजन हो सकता है, जिसकी वजह से जो ये प्लेग था ना, अब ये क्या करता है, देख प्लेग में इसमें होता क्या था, इसमें नेक्रोटिक फैक्टर नेक्रोसिस होता था,
साथ में क्या होता था मेरा, साथ में होता था मेरा फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये सब होता था। तो नेक्रोसिस दिख गया ना, तो ये देखा एक्सपोजर टू द सब एंडोकार्डियल कोलेजन एंड नेक्रोटिक प्लेक कंटेंट, तो दिखने लग गए वो। तो आएंगे यहाँ पे प्लेटलेट चिपकेंगी, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगी, जो क्या निकाल देंगी मेरा माइक्रोथ्रोम्बाई बनाने लग जाएंगी, जिससे कि भाई वो कवर कर पाए, कि उसको तो लगेगा कि ब्लीडिंग हुई है एक तरह से, तो माइक्रोथ्रोम्बाई बनाना शुरू कर गया। जैसे ही वैसोस्पाज्म हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ये वैसोस्पाज्म करवाते हैं, ठीक है। तो भाई और ज़्यादा बल्क जमने लग जाएगा तो थ्रोम्बस बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से अकल्शन होगा, फिर इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा ही बंद हो गया। तो भाई अब सप्लाई नहीं हो पा रही तो इस्कीमिया हो गया ना, उसकी वजह से मेरा जनरेशन ऑफ एटीपी नहीं हो पा रहा, लैक्टिक एसिड का जमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी चली जाएगी। 20 से 30 मिनट अगर ऐसा ही रहा तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से माइक्रोवैस्कुलर इंजरी हो जाएगी और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पैथोजेनेसिस समझ आ गया, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं अब। और फैक्टर जो एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा रहते हैं, देख वैसोस्पाज्म हो रहा था उसमें, इसमें भी वैसो, मतलब कि और फैक्टर कौन कौन से हैं कि जिनकी वजह से एमआई हो सकता है एक्सेप्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। तो वैसोस्पाज्म हो गया, एम्बोलाई आ गई, कहाँ से, लेफ्ट आर्ट्रियम से आ गया, फिर इस्चीमिया हो गया बिना किसी वजह के। तो जैसे देख दिखाया था मैंने, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा इसेंट्रिक ग्रोथ हुई इसकी एथ्रोमेटस प्लेक की, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर वगैरह है, ठीक है। फिर यहाँ पे रप्चर हुआ या फिर जिसे फिजरली अल्सरेशन हुआ, यहाँ पे थ्रोम्बस आने इकट्ठा हो गया, प्लेटलेट जमी, तो ये पूरा ही बंद हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से अपना ऑक्सीजन सप्लाई इकट्ठा हो गई। तो ये वाली चीज़ है। टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट, जैसे मैंने बताया था एंजाइना में कौन कौन से होते हैं। एंजाइना में देख, ट्रांसम्यूरल किस में होता था, वेरिएंट में होता था, ठीक है। और सब म्यूरल किस में होता था मेरा, कॉमन या फिर क्लासिकल एंजाइना, या इसे स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसम्यूरल वेरिएंट एंजाइना में होता है, अच्छा ट्रांसम्यूरल लेटर स्टेज में होता है मेरा अनस्टेबल एंजाइना में, ठीक है। और सब एंडोकार्डियल पहले ही हो जाता है अनस्टेबल में, मतलब पहले सब एंडोकार्डियल होगा, उसके बाद क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, किस वाले में, अनस्टेबल एंजाइना में, ठीक है, ट्रांसम्यूरल हो जाएगा मतलब। अब आते हैं आगे, तो मोस्ट कॉमन रहता है कि भाई पूरी की पूरी थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल ही इफेक्ट हो जाती है, तो ये मोस्ट कॉमन इन्फार्क्ट होता है, ठीक है। जो किसको सप्लाई, और साथ में एक सिंगल कोरोनरी आर्टरी, जैसे मैंने बताया था ना, कोरोनरी आर्टरी, अबे यार कोरोनरी आर्टरी कौन कौन सी थी हमारे, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी, ये सब है ना, और सर्कमफ्लेक्स आती है लेफ्ट वाली, ठीक है। चल नहीं रहा क्या, चल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं सब एंडोकार्डियल, सब एंडोकार्डियल में वो लीस्ट कॉमन रहेगा, जो कि 1/3 से 1/2 वेंट्रिकल वॉल को ले जाएगा, देखिए वाला लीस्ट कॉमन वाला, ठीक है। इसमें अच्छा, अब देख इसमें रख की पूरी पूरी अगर मैं वो ख़राब कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल की वॉल, तो उसमें एसटी एलिवेशन होगा और इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भाई अब हम शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में देख क्या होता है, सबसे पहली बात रिवर्सिबल चेंज मेरे आधे घंटे तक ही रहते हैं, बट जो मेरे आधे घंटे के बाद इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकते, तो उसको मैं एमआई बोल देता हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी में क्या होता है एमआई के, ठीक है। तो ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी हम यहाँ से देखेंगे। तो आधे घंटे तक तो कुछ नहीं होगा, मतलब रिवर्सिबल चेंज रहेंगे, आधे घंटे के बाद इरिवर्सिबल चेंज होने लगेंगे। तो टाइम, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो शुरुआत के 4 घंटे में ग्रॉस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और माइक्रोस्कोपिक में वे भी बन जाएगा। पहले मैं टाइम बताता हूँ, ठीक है। फिर 4 से 24 घंटे, फिर 1 से 7 दिन, फिर 7 से 10 दिन, 10 से 14 दिन, 2 से 8 हफ्ते, और फिर 2 महीने से ज़्यादा, ठीक है। तो देख क्या होगा, ग्रॉस में क्या होगा, 4 घंटे में कुछ नहीं होगा, फिर डार्क डार्क होगा, फिर येलो टैन हो जाएगा, उसके बाद रेड टैन हो जाएगा, रेड ग्रे हो जाएगा, ठीक है। फिर स्केरिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्केरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो समझ आया, पहले कुछ नहीं होगा, फिर डार्क, येलो टैन, रेड ग्रे, येलो टैन, रेड ग्रे, फिर स्केरिंग कंप्लीट, ठीक है। तो 4 घंटे में तो वेवी फाइबर बनेंगे, हम माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। साथ में क्या होगा, मेरा कोएगुलेशन नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, नेक्रोसिस, जिसमें क्या होगा, पिक्नोसिस ऑफ न्यूक्लिया होता है, और न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। फिर न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, कोएगुलेशन ऑफ नेक्रोसिस फिर से रहेगा, येलो टैन में भी, ठीक है। लॉस ऑफ न्यूक्लिया हो जाएगा। जब रेड टैन शुरू होगा ना, तो रेड टैन में हमें याद रखना है कि ग्रेनुलाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर रेड ग्रे होता है तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, साथ में न्यू ब्लड वेसल और कोलेजन का डिपोजिशन। तो ग्रे कलर का कोलेजन मान ले इस तरह से, ठीक है। फिर जब मेरा स्केरिंग कम स्टार्ट होता है तो कोलेजन डिपोजिशन और बढ़ जाता है, ठीक है, और सेलुलरिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर स्केरिंग जब कंप्लीट होती है तो डेंस कोलेजिनस स्कार बन जाता है। तो ये बात कर ली हमने एमआई की, वो सब माइक्रोस्कोपी वगैरह, ठीक है। ओके, इसके बाद ओके,
हाँ, तो माइक्रोस्कोपी हो गया जिसमें ग्रॉस और माइक्रोस्कोप पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे क्या देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर क्या होता है। मान के चल दो कंडीशन है, एक में क्या मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे में क्या है मेरे पीछे गोश्त पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रनिंग में देख क्या क्या होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, डिस्निया होता है, वीक पल्स, मतलब ऐसे ही याद करने के लिए है, वैसे तो कुछ नहीं होता है ऐसे रनिंग में नॉर्मल इंसान के। तो स्वेटिंग आएगी अगर गर्मी में भाग रहा हूँ, ठीक है, पाल्पिटेशन, एबनॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है, और गोश्त देख लिया तो अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, एंजाइटी आ जाएगी, ठीक है, नोजिया अगर गंदा सा है तो वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, वीजलिंग और लाइट हेडनेस आ जाता है। उसके बाद आते हैं ईसीजी पे। ईसीजी में क्या होता है, एसटी एलिवेशन दिखता है, ठीक है, कौन सा, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट्स में, ठीक है, तो एसटी ईएमआई हो जाता है इसमें। और फिर आते हैं कार्डियक मार्कर से इम्पोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से भी, क्योंकि एमआई का बायो सीवीएस में आता है सब, ठीक है। तो क्या होता है, मेरा कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन टी एंड आई एलिवेट रहता है, साथ में सी के एम बी है ना। सी के एम बी क्या होता है मेरा, क्रिएटिन काइनेज एम बी। फिर आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी बढ़ा रहता है, साथ में मायोग्लोबिन बढ़ा रहेगा, SgO2 और AST बढ़ा रहेगा, TLC बढ़ा रहेगा, ESR बढ़ा रहेगा, CRP बढ़ा रहेगा, ठीक है। ESR की फुल फॉर्म क्या हो रही है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और CRP की सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो क्या क्या बढ़ गया मेरा, TI बढ़ गया है ना, कार्डियक ट्रोपोनिन टी एंड आई, फिर CKM भी बढ़ गया, यहाँ पे मेरा LDH बढ़ गया, SgO2 SgO2 और AST बढ़ गया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, ESR हो गया है ना, और साथ में CRP हो गया। अब जब मैं चेस्ट की या तो चेस्ट की कार्डियो रेडियोग्राफी करके भी पता कर सकते हैं और एज वेल एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करके भी पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था VIP कैंपर वाला सिस्टम है, यहाँ पे VIP कैंपर वाला ही सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, इन्फार्क्ट, एक्सपेंशन, पेरिकार्डाइटिस, पिलरी मसल डिस्फंक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन, अरिथमिया, मायोकार्डियल रप्चर, प्रोग्रेस। अब आते हैं हम कार्डियोमायोपैथीज पे। तो कार्डियोमायोपैथीज में क्या रहता है कि हार्ट डिसीज रहती है जिसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है मायोकार्डियम में। अब देख क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है ना, RCOM होता है, HCOM होता है, क्या होता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, या फिर क्या हो सकता है मेरा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम रहता है। तो क्या हो गया, एबनॉर्मेलिटी आ गई किसी भी इडियोपैथिक रीजन की वजह से, कोई भी चीज़ आ गई, ठीक है। तो प्राइमरी आती है कार्डियोमायोपैथी और सेकेंडरी आती है। प्राइमरी में क्या होता है, इडियोपैथिक कॉज रहता है जो कि खाली हार्ट मसल्स तक ही रहेगी। अगर सेकेंडरी है तो बाहर भी जाएगी, तो मल्टी ऑर्डर डिसीज होगी जो कि सिस्टमिक या फिर मल्टी ऑर्डर में चली जाएगी, मतलब दूसरे जगहों में। तो क्लिनिकली DCM होता है, HCM होता है, RCM होता है। डायलेटेड मतलब मेरा जो वेंट्रिकल या फिर हार्ट है वो डायलेटेड हो गया, ठीक है, डायलेटेड हो गया है। इसमें क्या होता है, साइज़ भी बढ़ जाता है। खैर हाइपरट्रोफिक में तो साइज़ बढ़ेगा क्योंकि सेल्स नंबर बढ़ रहा है। रेस्ट्रिक्टिव में साइज़ नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। 90% केसेस में क्या होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है इन टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी। बट अगर हम देखेंगे मेडिसिन के हिसाब से, तो मेडिसिन में हम पढ़ते हैं कि HCM मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी होती है। उसके बाद कॉजेज जैसे ईटियोलॉजिकल एजेंट्स क्या क्या होंगे कि वायरस की वजह से हो सकता है, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। टॉक्सिन्स में हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, लिथियम हो गया, कैटेकोलामाइंस हो गया, डॉक्सोरूबिसिन हो गया और डेन्यूरोबिसिन हो गया। मेटाबॉलिक में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपो, मतलब थायराइड कम ज़्यादा या फिर पोटेशियम कम ज़्यादा। तो ये वाली चीज़ हो गया। साथ में क्या होता है, हीमोक्रोमेटोसिस, तो एक्स्ट्रा आयरन बिल्डअप इन द बॉडी टू हार्मफुल लेवल्स, ठीक है। अब ठीक है, चलिए वाला हो गया क्रोमेटोसिस, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला चीज़ क्यों होती है, जो मेरा हीमोसिट्रीन होता है ना वो बढ़ जाता है। हीमोसिट्रीन बताया था कि बायोकेमिस्ट्री में होता है हीमोसिट्रीन, जो कि स्टोर करता है आयरन को, पर ये रिएक्टिव रहता है इसलिए अच्छा नहीं रहता है। तो हीमोक्रोमेटोसिस एक्यूमुलेशन ऑफ हीमोसिट्रीन को बोलते हैं, ठीक है। अब देख साथ में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसीज आ जाती है, जैसे फ्रेडरिक एटेक्सिया, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है आर्म का, ठीक है, और वॉकिंग में डिफिकल्टी आती है। स्टोरेज डिसऑर्डर में क्या याद रखना है, हंटर हनरल सिंड्रोम, ठीक है, या फिर अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस मतलब एबनॉर्मल टाइप का प्रोटीन है जो जमा हो जाता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज की डेफिशिएंट डिसीज हो सकती है। इन्फिल्ट्रेट क्या क्या घुस सकता है, ल्यूकेमिया, सार्कोडोसिस या फिर कार्किनोमैटोसिस, ठीक है। तो सार्कोइडोसिस क्या होता है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल और
कार्सिनोमेटोसिस होता है कैंसर दैट बिगिंस इन द एपिथेलियल सेल, ठीक है। फिर इम्यूनोलॉजिकल देखेंगे, मायोकार्डाइटिस होता है और पोस्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसप्लांट ही करते हैं, देखते हैं आप इसे। मोर्फो तो डायलेटेड वाला कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसमें और बाकी का फोटो है ही नहीं, खैर तो दिखाता हूँ। कार्डियोमायोपैथी 3 टाइप की होती हैं, हाइपर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और मेरी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो सबसे पहले डायलेटेड वाली देख लेते हैं। तो इसका जो प्राइमरी पैथोलॉजी रहती है, तो इसमें क्या होता है, मेरा हार्ट का डायलेशन हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत देता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। साथ में क्या हो गया, डायलेशन हो गया। मान ले डायलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर पहले से ही इलास्टिसिटी कम हो जाएगी ना, एक तरह से इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो रिकॉइल कम हो जाएगी, रिकॉइल कम होगी तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। कैविटी शेप कैसी रहती है, डायलेटेड चैम्बर्स रहते हैं सारे ही, ठीक है। इसमें सारे चैम्बर्स अफेक्टेड रहते हैं। खैर ग्रॉस फाइंडिंग कैसे दिखेगा, बड़ा दिखेगा, कितना 2 से 3 टाइम्स फ्लैबी हार्ट रहेगा, साथ में डायलेशन ऑफ द ऑल चैम्बर्स हो जाएगी। माइक्रोस्कोपिक में कैसा रहेगा, हाइपरट्रोफाइड मायोसाइट्स, मतलब जो मेरे हार्ट के सेल हैं वो हाइपरट्रोफिक रहेंगे, साथ में उनमें इनलार्ज न्यूक्लियर रहेगा, बड़ा न्यूक्लियर रहेगा। इंटेस्टाइनल और इंटरस्टिशियल और एंडोकार्डियल फिब्रोसिस रहेगा, तो फिब्रोसिस भी हो जाता है। साथ में स्मॉल सब एंडोकार्डियल स्कार्स मिलेंगे, स्कार्स मिलेंगे, फिब्रोसिस हो जाएगा, हार्ट के सेल बड़े हो जाएंगे और न्यूक्लियाई भी बड़े मिलेंगे। तो न्यूक्लियाई सेल बड़े मिले, साथ में फिब्रोसिस हुआ, स्कार हो गया। इसमें मैंने बताया था सिस्टोलिक डिसफंक्शन है क्योंकि इलास्टिसिटी लूज हो जाती है एक तरह की से। कॉमन इटियोलॉजी में क्या है, इडियोपैथिक रहता है, एल्कोहलिक वालों को हो सकता है, क्रोनिक अनीमिया वालों को हो सकता है, बेरी बेरी वालों को हो सकता है, और कॉक्स सैकी ए बी से हो सकता है। तो इसको ए बी सी से याद कर सकते हैं। ए बी सी से कैसे, एल्कोहल, बेरी बेरी और क्रोनिक अनीमिया और ये वाला, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर में क्या मिलेगा भाई, हार्ट का डायलेशन हो रहा है, सारे चैम्बर बढ़ रहे हैं तो कार्डियोमेगाली तो दिखेगी। साथ में इसमें लेफ्ट जो वो वाला रहता है वो ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, तो लेफ्ट या फिर बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होता है ना। और कौन सा प्रेशर रहता है, जगलस वेनस पल्स, ठीक है, जो रहती है S1 और S2 के बीच में जो पल्स रहती है उसको बोलते हैं जगलर वेनस पल्स, तो वो इंक्रीज मिलेगी। साथ में S3 की रेल्स मिलेंगे, ठीक है। माइट्रल वॉल कौन सा होता है, बाइकस्पिड, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल वाला या फिर लेफ्ट हार्ट वाला। तो इसमें रिगर्गिटेशन दिखेंगी, साथ में क्या होगा, डायलेशन हो रखा होगा। चैम्बर इसमें सारे इन्वॉल्व रहेंगे पर ज़्यादातर वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन में इको करेंगे, ठीक है, इको करेंगे तो क्या मिलेगा, डायलेटेड वेंट्रिकल वॉल मिलेगी, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा मेरे को, डायलेटेड वाटर बॉटल हार्ट मिलेगा। ट्रीटमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं और वैसोडाइलेटर, जैसे कि मेरा, जिससे कि प्रीलोड और आफ्टर लोड कम हो पाए, ठीक है, हार्ट पे कम वर्क करना पड़े। उसके बाद आते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी क्या कहती है कि भाई इसमें भी मायोकार्डियल की हाइपरट्रोफी रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से देख इसको छोड़ के डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को दोनों ही कैसे रहते हैं, मेरे डायस्टोलिक में डिसफंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें डायस्टोलिक फीलिंग दिक्कत देगी, इसमें बनाना लाइक कैविटी बन जाएगी, ठीक है। इसमें जो है वॉल थिक रहेगी, हैवी हार्ट हो जाएगा, और इसमें मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसका नाम ही है। पर जो मेरी हाइपरट्रोफी होगी ना वो एसिमेट्रिकल टाइप होगी, तो एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रोफी। साथ में इसमें भी मायोसाइट की हाइपरट्रोफी होगी जैसे इसमें हो रही थी मेरी, ठीक है। हजार्ड मायोसाइट्स डिसैरे हो जाएगा, मतलब उल्टे सीधे हैं अब उसमें। साथ में इसमें भी इंटेस्टाइनल और एंडोक्राइनल फिब्रोसिस है, इसमें भी था, ठीक है। इसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, इसमें क्या है, मेरा डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। फिर आते हैं इसके कॉमन इटियोलॉजी पे। इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो मतलब ये ऑटोसोमल है, वैसी नहीं है, मतलब हेरिडिटी टाइप नहीं है। साथ में इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर वाले को हो सकता है, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ वाले को हो सकता है, और फ्रेडरिक अटैक्सिया वाले को हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है इसमें, ठीक है। इसके जो क्लिनिकल फीचर है, चेस्ट में दर्द रहेगा, यंग अडल्ट जल्दी से, मतलब एकदम से मर जाएंगे, जैसे कि एथलीट्स, ठीक है, तो एटलीस्ट मर सकते हैं इसमें जो S4 की साउंड आएगी वो ज़्यादा आएगी, होलोसिस्टोलिक मरमर आएगी। मिट्रल वॉल्व भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगी उसकी लीफलेट की, ठीक है। जो इसका चैम्बर इन्वॉल्व है लेफ्ट वेंट्रिकल और इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम ज़्यादा बड़ी हुई मिलेगी, ठीक है।
इको में क्या करेंगे हम, इसमें भी देखेंगे कि वेंट्रिकल की वॉल बढ़ गई है, इसमें भी वेंट्रिकल की वॉल बढ़ी थी, इसमें भी बढ़ जाएगी, बट क्या होगा, वेंट्रिकल का आउटफ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसमें भी बीटा ब्लॉकर दे देते, इसमें भी देते हैं, ठीक है। इसमें वैसोडायलेटर देते थे कि प्री लोड आफ्टर लोड कम हो, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं जिससे कार्डियक वर्कलोड कम हो जाए। इसका जो ट्रीटमेंट है लास्ट पेस मेकर लगा देते हैं इसमें, ठीक है। एज वेल एज अब रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखते हैं तो इसमें कंप्लायंस मतलब इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें भी डायस्टोलिक फिलिंग की दिक्कत रहती है, कैविटी नॉर्मल रहेगी इसमें जो है नॉर्मल वेंट्रिकल का साइज रहेगा या थोड़ा सा बड़ा वो मिल सकता है। जो मायोकार्डियम है वो सही मिलेगी, इन सब में मायोकार्डियम ख़राब हो जाती है। कैसे ख़राब होती है, मायोकार्डियल की हाइपरट्रोफी की वजह से। यहाँ पे एट्रियल का डायलेशन मिलेगा, यहाँ पे वेंट्रिकल का डायलेशन मिल रहा था, यहाँ पे नॉर्मली सब चैम्बर का मिलता है बट वेंट्रिकल ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर पे आरसीएम के, तो डिफ्यूज और पैची इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस, यहाँ पे फिब्रोसिस मिल रहा है, सब में फिब्रोसिस है, ठीक है। फंक्शनल में क्या है, यहाँ पे भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है और हाइपर एचसीएम में भी मेरा डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा था। इसका जो ईटियोलॉजी है अमाइलोडोसिस की वजह से, सार्किडोसिस की वजह से, मतलब दो टाइप के जो प्रोटीन है वो अक्यूमुलेशन हो जाते हैं। रेडिएशन हो सकता है फिब्रोसिस, ठीक है। साथ में एंडोमायोकार्डियल फिब्रोसिस की वजह से, तो दो टाइप के फिब्रोसिस और दो टाइप के प्रोटीन अक्यूमुलेशन। इसमें मेरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। यहाँ पे चेस्ट पेन था मेरा एचसीएम में, और मेरा आरसीएम में क्या है, फैटीक है, और साथ में राइट हार्ट फेलियर है, ठीक है। इसमें भी जेवीपी इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें भी जेवीपी इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। साथ में इसमें क्या है, कुछ स्मॉल साइंस दिखते हैं। यहाँ पे जो है मेरा मिट्रल चेंज नहीं होता, मतलब लेफ्ट वाला इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे राइट इन्वॉल्व हो रहा है। कहाँ गया राइट हार्ट फेलियर, ठीक है, ये वाली चीज़ है। साथ में यहाँ पे आर्ट्रिया का डायलेशन रहता है, ठीक है। जो वेंट्रिकल रहते हैं वो नॉर्मल स्टिफ रहते हैं हमारे। इको में क्या देखेंगे कि वॉल कंप्लायंस डिक्रीज हो गई, जैसे शुरुआत में बताया था कि इसमें कंप्लायंस कम हो जाती है, हमारी वेंट्रिकुलर कंप्लायंस कम हो जाती है। चेस्ट एक्सरेशन में देखेंगे कार्डियोमेगैली हो रखी है, यहाँ पे भी कार्डियोमेगैली थी और मेरा शुरुआत में भी कार्डियोमेगैली थी, ठीक है, क्योंकि हार्ट बड़ा दिखेगा। साथ में प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि अगर भाई राइट हार्ट फेलियर हुआ है तो मेरा प्लूरा तो मतलब लंग्स तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये वाली बात है। इसमें भी पेस मेकर देते हैं और इसमें भी पेस मेकर देते हैं फाइनल में। तो ये वाली चीज़ हो गई हमारी क्या, कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियोमायोपैथीज से आगे आते हैं, अब मैंने सब बता दी कार्डियोमायोपैथी। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ क्या होती है, बचपन से रहती है। 3 से जो 8 साल के 8 वीक के बच्चे रहते हैं उनमें होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जब वो अगर ग्रो करते हैं तो फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा केसेस दिखेंगे हमें। पूरे ग्लोबली अगर 1% मतलब 100% पॉपुलेशन में 1% पॉपुलेशन को CHF रहता है, ठीक है। प्री मैच्योर इन्फेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं, 4 से 5 ही जी पाते हैं इनमें से, सही है। CHD वो है कॉमन टाइप के डिसीज़ है बच्चों में। तो ये वाली चीज़ हो गई। ईटियोलॉजी में आते हैं। ईटियोलॉजी में देख कुछ कुछ होगा इसलिए कुछ कुछ CHD हो जाएगा, ठीक है। तो एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या है कि भाई मान ले जीन का म्यूटेशन हो गया हो, ठीक है, स्मॉल क्रोमोजोम डिलीट हो गया हो, ऐड हो गया हो, ठीक है, या फिर पूरा होल क्रोमोजोम में डिलीट हो गया हो, ठीक है। जैसे 23 क्रोमोजोम रहते हैं, मतलब 23 पेयर्स रहते हैं, 46 क्रोमोजोम है, या तो पूरा क्रोमोजोम ही गायब हो गया हो उसका, या कुछ पार्ट डिलीट हो गया हो, या फिर ऐड हो गया हो, या जीन में म्यूटेशन आ गया हो, ठीक है। साथ में मैंने बताया ट्राइसोमी हो जाती है अगर 21 वाले की, तो उसे डाउन सिंड्रोम बोल देते हैं। फिर कंजेनिटल में आते हैं रुबेला मतलब कुछ इन्फेक्शन होते हैं, तो रुबेला इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज़ वाली गैस्ट्राइशनल डायबिटीज़ हो गया और टेरेटोजन आ गया, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन में आते हैं।